ओके, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं और शो की शुरुआत करेंगे। श्रेया वीरवर में रहेंगे आपके साथ और बात करेंगे आज के मार्केट के मूड की। देखिए 8 दिन तक तेज़ी हुई, इसके बाद आज एक फ्लैट सेशन रहा है, लेकिन एक बहुत ही सीमित दायरे में 90 पॉइंट का बैंड है। 25,048 का लो था, 25,138 का हाई था, तो कुल मिलाकर 90 पॉइंट का एक बैंड रहा है। एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो है, आज का हाई 25,138.5, फ्राइडे का हाई था 25,139, तो ऑलमोस्ट वही रहा। बैंक निफ्टी और मिड कैप दोनों ने आउट परफॉर्म किया है अब तक। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अब तक निफ्टी ने हायर लो बनाया है। जो लो था फ्राइडे का वो था 25,038, आज का लो 25,048, 10 पॉइंट से सही हायर लो। हालांकि हायर हाई नहीं बना पाए हम, सिर्फ 1 पॉइंट से रह गए। तो लेट्स सी आखिरी के 1 घंटे में वो 25,139 का जो हाई था वो क्रॉस होगा या नहीं होगा। फिलहाल अभी तक जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो काम कर रहा है, लगा नहीं है वो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस। शेयर ब्यूरो, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसे रहता है, कैसे मार्केट की दिशा और दशा तय होती है, सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन मार्केट आज फ्लैट है, जैसा कि आप मेंशन कर रहे थे। आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली ब्रॉडर मार्केट्स की तरफ से। मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेजी, इसलिए ब्रेथ ठीक ठाक नजर आएगी आपको मार्केट की। लेकिन बड़ा सवाल ये कि अभी तक का ट्रेंड क्या कह रहा है, अब आगे क्या, इन लेवल्स पर क्या करना चाहिए, अब आगे के लेवल्स क्या हैं, कौन से लेवल्स हमें देखने होंगे? देखिए श्रेया, जब तक आप फ्राइडे के लो के ऊपर हैं तब तक ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का है। देखिए एक डिप आई थी, उसमें फिर थोड़ी सी बाइंग आ गई। हालांकि आज ऑब्वियसली उस लेवल का पैसा नहीं बना जो मार्केट 7-8 दिन से बना के दे रहा है आपको, लेकिन इंडिविजुअल शेयरों में अच्छे मौके हैं। आज भी देखिए आप एक बार एडवांस डिक्लाइन देखिए, भले ही हायर लेवल से थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, लेकिन फिर भी अच्छा इंडिविजुअल स्टॉक्स में आपको अच्छे मौके मिल रहे हैं। और ये देखिए, और बैंक निफ्टी यहाँ पर भी थोड़े से रिवर्सल के साइन हैं। काफ़ी समय से बात हो रही है कि बैंक निफ्टी अब शायद चलना शुरू कर रहा है, और फिर बैंक निफ्टी ने आज 100 डिप दी, उसमें बाइंग आई। 55,200 के ऊपर मुझे लग रहा है बैंक निफ्टी में बड़ी तेज़ी पॉसिबल है, तो अगर वो आपने क्रॉस किया तो शानदार तेज़ी होगी। आज देखिए रेलवे चल गया, जैसे फॉर एग्जांपल किसी दिन डिफेंस चल जाता है, किसी दिन कैपिटल गुड्स चल जाते हैं, किसी दिन कैपिटल मार्केट चल जाता है, किसी दिन ईएमएस चल जाता है। तो ऐसे कोई ना कोई आपको रोज़ नया सेक्टर मिलता रहेगा। ये एक टिपिकल बुल मार्केट में सेक्टर रोटेशन होता है। कल कोई और सेक्टर चलेगा, आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा सेक्टर चलने को तैयार है। निफ्टी की जहाँ तक बात है, 24,900 से 24,950 पर आपका सपोर्ट है, और 25,150 से 25,200 यहाँ पर रेजिस्टेंस है। देखिए लॉन्ग रहें, और जब तक 24,900 के ऊपर है हर डिप्स में ऐड करें। थोड़ा टफ होगा ये आपको 8 दिन की तेज़ी के बाद, लेकिन अभी भी मार्केट का ट्रेंड पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी में लॉन्ग रहें। अच्छा, बैंक निफ्टी में अब आपके पास एक नया ट्रेलिंग स्टॉप लॉस आ गया 54,800 का। आज का लो 54,807 था, तो मोटा मोटी वहीं पर जो एक रेजिस्टेंस थी बैंक निफ्टी के लिए, अब लग रहा है कि शायद एक सपोर्ट का काम करेगी। चाहे तो थोड़ा उसको और नीचे ले आए, 54,700 पर 20 डे में आए, लेकिन ये मेरे ख्याल से एक इम्पॉर्टेंट होगा। और अगर 55,200 क्रॉस करे बैंक निफ्टी तो ऐड करें अपनी लॉन्ग पोजीशन में, क्योंकि फिर मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में एक बड़ा वाला मूव शुरू हो सकता है। तो ये इस समय अब तक निफ्टी बैंक निफ्टी पर मेरा व्यू रहेगा। वीरू के पास चलते हैं, आज स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा वो समझते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। वीरू, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून अनुज। देखिए, एक पहली बात तो ये है कि आज कैपिटल गुड स्पेस में जिस प्रकार का सेक्टोरियल ओरिएंटेशन है वो वाकई काफ़ी इंप्रेस कर रहा है। हालांकि मैं सिमेंस को पिक कर रहा हूँ। सिमेंस का इनफैक्ट एबीबी भी बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। एबीबी रिवर्सल कैंडिडेट है, दोनों स्टॉक्स इसी स्पेस से रख रहा हूँ। एबीबी ने आज अपने 50 डेमा को पार किया विद स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, विद स्ट्रॉन्ग ओआई एक्टिविटी एंड स्ट्रॉन्ग ऑप्शन एक्टिविटी। सो अगर आप एक बेटर रिवॉर्ड खोज रहे हैं, हालांकि इसमें याद रखिए ये शॉर्ट कवरिंग के फेज से बाहर निकल के आया है, अभी फ्रेश बाइंग बहुत नहीं है, 0.59 हार्डली ओपन इंटरेस्ट जुड़ा है, लेकिन 50 डेमा को पार किया लोअर ट्रैजेक्टरीज पे। तो ये कैपिटल गुड्स में एक रिवर्सल कैंडिडेट रखेंगे। लेकिन एक्यूट स्ट्रेंथ अगर किसी पे है तो वो है सिमेंस। सिमेंस ऑलमोस्ट अब CY25 के हायर क्लस्टर्स में आके ट्रेड कर रहा है। अच्छी बाइंग 3306 पे हायर लेवल्स पे सस्टेन करता हुआ 3300 पे पुट राइटिंग विजिबल है, दैट्स गुड। और अगर आप ओआई का बिहेवियर देखिए तो आपको बिल्कुल 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 एक डिफरेंस नजर आएगा। जिसे कहते हैं कन्विक्शन टू स्टे लॉन्ग टू बाय, वो यहाँ पर है। 6% ओआई बिल्डअप। तो कैपिटल गुड स्पेस दोनों चॉइस रख दी मैंने, एक स्ट्रेंथ और एक है रिवर्सल। दूसरा है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, अब करीब करीब सेकंड टॉप गेनर है डेरिवेटिव्स में। इस पर हमने सुबह भी बातचीत की थी अनुज। ये भी ऑलमोस्ट 21 जनवरी 2025 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पे। और सबसे बड़ी खासियत क्या है, सोमवार का दिन
इस स्टॉक ने आज अपने वीकली चार्ट्स पे सारे एवरेजेस के ऊपर ट्रेड करना शुरू कर दिया, यानी ये हफ्ता कमेंस हुआ है सबसे स्ट्रॉन्ग ट्रेजेक्ट्री में फॉर ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। और इतनी स्ट्रेंथ इसमें इससे पहले रही थी नवंबर 2024 से पहले, जब इस स्टॉक ने डोमिनेट किया था फ्रॉम ऑल द वे 263 से लेकर 4500 तक। तो एक स्टॉक अपने बहुत ही स्ट्रॉन्ग क्लस्टर में आके जो बैठ रहा है वो है ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स। अनुज, अभी यहाँ से थोड़ा बार बार जो है ना हमें निफ्टी आईटी का पेन झेलना पड़ रहा है। आज भी बैकफुट में रखने पे हमें शायद निफ्टी आईटी ने बड़ा योगदान दिया। क्या थोड़ा सा एज या फिर क्या थोड़ा सा बेटर प्लेस्ड इस वक्त निफ्टी बैंक लग रहा है क्या, जिस तरीके से इसने पिछले हफ्ते कुछ एवरेज को रिगेन किया? बैंक निफ्टी में स्ट्रेंथ लौटी है वीरू, और अगर आप देखेंगे करीब हफ्ते 10 दिन से बैंक निफ्टी ने आउट परफॉर्म करना शुरू भी किया है। 2 दिन से बैंक निफ्टी डे हाई पर ही बंद हो रहा है, एक डिप दे रहा है, और पहले आधे घंटे में या 1 घंटे में बैंक निफ्टी इंटरडे लो लगा रहा है और आखिरी के 1 घंटे में इंटरडे हाई लगा रहा है। आज भी देखते हैं वो ट्रेंड होगा पूरा या नहीं होगा, तो अपने आप में वो पॉजिटिव है। आई थिंक बैंक निफ्टी में एक जो क्लियर स्ट्रेंथ की पॉकेट है वो है पीएसयू बैंक्स। पीएसयू बैंक्स ने 2-3 दिन से एक अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस आपको दिखाई है, हालांकि आज थोड़ा कूल ऑफ हुए हैं। आज जिस स्टॉक ने थोड़ी सी लीड ली है वो है आईसीआईसीआई बैंक। थोड़ा सा आईसीआईसीआई बैंक चला है काफ़ी समय के बाद, हालांकि अभी भी ये काफ़ी वीक स्ट्रक्चर है। एचडीएफसी बैंक भी काफ़ी वीक स्ट्रक्चर है, लेकिन ये भी थोड़ा सा चलना शुरू हुआ है, तो थोड़ा सा एक सेंस तो बन रही है। जैसा आपने बोला कि क्योंकि निफ्टी आईटी की वो रैली टिक नहीं पाई, शायद निफ्टी बैंक को कुछ समय के लिए लीड लेनी पड़े, ऐसा एक पॉसिबिलिटी तो यहाँ पर ज़रूर निकल कर आ रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और श्रेया से जानते हैं आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम भी। श्रेया, ट्रेंडिंग स्टॉक्स भी समझेंगे, लेकिन एक सवाल मेरा वोडाफोन आइडिया पर था आपसे। शानदार रैली आज के सेशन में, देखिए 6% अप, वायदा के टॉप गेनर्स में शुमार है। अब सवाल है कि जो खबरें आ रही है कि एजीआर मामले वाली याचिका की जो सुनवाई है वो 19 सितंबर को होगी सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन क्या इस बार कोई आशा की किरण देख रहे हैं आप, क्योंकि कई दफ़ा तो झटका लगा है? देखिए 19 तारीख को होना क्या है पहले तो ये समझ लीजिए। बहुत लोगों को शायद इसमें थोड़ा सा एक डावाडोल हो रहा होगा मामला। 19 तारीख को सुप्रीम कोर्ट सिर्फ ये डिसाइड करेगा कि प्ली में कोई मेरिट भी है या नहीं है, पहली बात। तो बाजार को कुछ राहत की उम्मीद तो है। देखिए श्रेया, एक चीज़ तो है, स्टॉक का प्राइस बिहेवियर आपको कह रहा है, सिर्फ आज का नहीं, अगर आप 2 हफ्ते का चार्ट देखेंगे, कुछ एक मार्केट को एक उम्मीद तो नज़र आ रही है कि इस बार शायद कुछ हो जाए। क्योंकि आप देखिए जो 6.5 का लो था वहाँ से आप 8.25 तक तो आ चुके हैं। मेरा भी वही रहेगा कि देखिए इसमें क्या है ना, अगर कल को कोई बड़ा रिलीफ आ जाए, कुछ मोरेटोरियम आ जाए, तब तो हो सकता है ये स्टॉक वापस अपने एफपीओ प्राइस को पार कर ले और एक बार के लिए और ऊपर भी चला जाए। लेकिन वोडाफोन आइडिया में से आपको मेरा ये मानना है कि या तो आप 19 की वेट कर लें, लेकिन 19 को फिर बाइनरी इवेंट है। अगर कोर्ट ने कह दिया ना कि नहीं कोई राहत मिलेगी ही नहीं आपको, तो फिर सीधा स्टॉक वापस 6.5 आ जाएगा। तो वो चांस आपको लेना है। बाई चांस अगर कोर्ट ने कह दिया कि हम एडमिट कर रहे हैं आपकी अपील, हम देखेंगे सुनेंगे, तो हो सकता है कि एक बार के लिए थोड़ा सा स्टॉक और 9.5-10 तक चला जाए। 11 क्रॉस करने के लिए एक डेफिनेट रिलीफ आना ज़रूरी है। मेरा व्यू ये रहेगा कि आगे अगर आपको, और इसमें बहुत लोग फंसे हुए हैं 11 रुपये से, कई लोग एफपी में फंसे हुए हैं, नहीं निकल पाए 17-18 पर, उसके बाद नहीं निकल पाए अपने प्राइस पर भी, कोई बात नहीं। तो अगर मौका मिले लॉस कट करने का तो उसको ज़रूर लें, ये मेरा व्यू रहेगा। या तो फिर आप इसको एक राइट ऑफ करके छोड़ दें। एक जैसे होता है ना, एक राइट ऑफ करके छोड़ दिया कि अगर आगे कुछ आ गया, कुछ सर्वाइव हो गया, तो मतलब वो होप ट्रेड हो जाएगी फिर बेसिकली। वैसे खैर मैं तो हमेशा से एक व्यू लिया था शुरू से कि इससे अच्छा आप भारतीय में पैसा लगाते तो कहीं ज़्यादा पैसा बनता, मतलब फॉरगेट अबाउट लूजिंग मनी, यू वुड हैव मेड मनी। तो खैर वो बात की बात। चलिए अब आगे बढ़ते हैं श्रेया। आगे बढ़ते हैं, ट्रेंडिंग स्टॉक्स की बात करते हैं। वोडाफोन पे व्यू था, क्योंकि मार्केट आज फ्लैट है, लेकिन फिर भी ठीक ठाक नजर आएगी परफॉर्मेंस। तो ट्रेंडिंग के तेजी वाले स्टॉक्स के साथ शुरुआत होंगे। कहाँ पे आज एक्शन देखने को मिल रहा है? जियो फाइनेंशियल, पूरे फाइनेंशियल स्पेस में अच्छी तेजी। जियो फाइनेंशियल लगभग 1%, बजाज फाइनेंस भी 1% दौड़ गया। ट्रेंड में काफ़ी दिनों बाद खरीदारी होती हुई नजर आ रही है, लगभग आधा फीसदी। इटर्नल भी लगातार ब्लॉक डील्स शानदार परफॉर्म कर रहा है। इटर्नल तो आधा फीसदी के करीब, ये भी चढ़कर गेनर्स में शुमार। वोडाफोन आइडिया और एजीआर ड्यूज, सुप्रीम कोर्ट में 19 सितंबर को इसकी सुनवाई होगी, उस खबर के बीच ही चढ़ गया 7%। इनफैक्ट इरिटा चढ़ा है लगभग 3.5% से ज़्यादा। ट्यूब इन्वेस्टमेंट वीरेंद्र जी भी मेंशन करे तो लगातार सीएनबीसी आवाज़ सुबह से स्टॉक को लेकर चर्चा कर रहा है। 4% से ज़्यादा की तेज़ी आज के सेशन में। आरवीएनएल लगातार इसमें भी तेज़ी, पिछले कुछ सत्रों से आज भी चढ़ गया 2.5%। इनफैक्ट पूरा
रेलवे पैक चढ़ता हुआ नजर आएगा। क्यों चढ़ रहा है वो आगे इस शो में समझेंगे भी। फार्मास आज थोड़ा वहाँ पे डामाडोल स्थिति थी, बैकफुट पे से। डॉक्टर रेड्डीज आपको गिरता हुआ नजर आएगा लगभग 1% से ज़्यादा। एशियन पेंट्स में आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है 1.5%। इसके अलावा श्रीराम फाइनेंस टूटा थोड़ा आज लगभग 0.25%। महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी मुनाफा वसूली लगभग 1.5% के करीब करीब आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा बायोकॉन फार्मा स्पेस से 2%। बंधन बैंक ब्रोकरेज की रिपोर्ट भी आई थी, थोड़े कंसर्न्स बताए गए थे कहीं ना कहीं, तो वो डेंट पड़ा है इस पे आज 1.5%। बॉश का टूटा लगभग 1% और ग्लेनमार्क फार्मा भी बैकफुट पर 1.5% की गिरावट के साथ कर रहा है कारोबार। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे SMIFS के शरद अवस्थी जी। टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गाबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपति, राजेश पालवे, अमित सेठ और शिल्पा राव जी से। 2:15 पर ये तीन मुद्दा बताएंगे आपको। आज रियल्टी में मजबूती क्यों दिख रही है। 2:20 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे ब्रोकरेजेस ने किन शेयरों पर कवरेज शुरू की है। 2:30 कंचन नौटियाल बताएंगे आपको कि आज रेलवे शेयरों में फर्राटा रफ्तार क्यों है। फिर 2:50 पर कंचन नौटियाल से ही समझेंगे कि इस हफ्ते कौन कौन से IPO आएंगे। 2:55 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे DR चौकसी फिनसर्व के MD देवेन चौकसी जी। 3:05 पर यतीन जी से डीलिंग रूम चेक। 3:10 पर एनर्जी से कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर BTST STBT कॉल्स। ओके, चलिए शुरुआत करते हैं फिर। हमारा पैनल तैयार है, सभी से बात करते हैं ट्रेड्स की। गुड आफ्टरनून शिल्पा जी, काफ़ी दिनों बाद दिखाई दी। एक आपसे शुरुआत करते हैं, बताइए आज की ट्रेड। गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा अभी के लिए ट्रेड रहेगा पॉलीकैब में। पॉलीकैब में हम लोग पिछले एक हफ्ते से देख रहे हैं कि स्टॉक रेगुलरली एक 7150 7100 जोन से अच्छा खासा सपोर्ट लेके एक पुल बैक दे रहा है। तो यहाँ पे मुझे लगता है 7500 के लेवल्स के लिए आप इसमें एक अटेम्प्ट ले सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका 7150 का रहेगा। ऑन इमीडिएट बेसिस टारगेट रहेगा 7350 का। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 7400 से लेकर 7500 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स हैं। ओके, पॉलीकैब 7237 और इसने आज अपने क्या रिवर्सल दिया सुबह। और प्रकाश सर के पास चलते हैं। अब प्रकाश सर, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू यू। स्टॉक का नाम है टाटा कम्युनिकेशन। आज जो मुंह मिला है, ब्रेकअप है, गैप मिला है, अब मूव ऑन है। इसमें इस स्टॉक में वेंजेंस लगता है। 1667 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। मेरे ख्याल से 1656 का स्टॉप लगाएं, करीब या 10-11 रुपए का, ज्यादा नहीं है। नियर टर्म टारगेट 1700 के। यस, पॉसिबल है। टाटा कम्युनिकेशन। टाटा कम्युनिकेशन का आवश्यक के पिक यहाँ पे खरीदारी की राय डेज हाई पे कर रहा है 3.5% की तेजी के साथ। अमित जी गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी पिक क्या होगी इस वक्त की। जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेन जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरी इस समय की पिक रहेगी एबीबी को। अब अगर आप देखें तो पिछले 3-4 दिनों से 10 और 20 डेमा के ऊपर काफी एक नैरो टाइट रेंज में कंसोलिडेशन चल रहा था यहाँ पे। और आज के सत्र में एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल जिसने अपने वॉल्यूम्स पिछले 3-4 सत्रों के वॉल्यूम से ऊपर ऑलरेडी सेशन में है और स्टॉक 50 डेमा को भी रिगेन कर रहा है, तो इसे बाय करें। 5300 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 5450 के। ओके, चलिए 3 ट्रेड्स हो गई हैं अब तक। अब आगे बढ़ते हैं। मानस जी, गुड आफ्टरनून, बताइए आपकी ट्रेड। गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो देखिए सीमेंस पे खरीदारी करेंगे। यहाँ पर सीमेंस में स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, उसके ऊपर निकला है और काफी दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे। फाइनली क्योंकि आज एक ब्रेकआउट है, वॉल्यूम्स बेहतर है, तो यहाँ पर नेक्स्ट टारगेट 3400 के आसपास का हो सकता है। तो 3400 रुपए के टारगेट के लिए खरीदारी करेंगे। 3250 3250 के स्टॉप लॉस लगा के रखेंगे। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 3300 वाला 3300 का कॉल ऑप्शन ले सकते हैं। 86 रुपीज पे ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें आपको 54 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाना है और 145 रुपए की टारगेट सेट करना है। ओके, सिमंस 3300 की कॉल भी आपके पास विकल्प है। ये एक सेक्टर है जो कि आज मतलब रियल स्टेट के साथ सबसे फर्म खड़ा हुआ है, याद रखिएगा। राजेश सतपुते जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का। गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी जो नजर है वो रियलिटी स्टॉक्स के ऊपर है और उसमें से मेरा जो टॉपिक रहेगा दैट विल बी DLF। अच्छा, DLF इसलिए क्योंकि इसका जो प्राइस पैटर्न है, दैट्स इन्वर्टेड हिडन शोल्डर प्राइस फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इसका निकलान है 775 का। 775 के ऊपर DLF बाय होगा, 5 पॉइंट का स्टॉप लॉस होगा 770 का और इसका स्विंग का टारगेट आएगा करीबन 790 से लेकर 800। मींस ये शिफ्ट की बात कर रहा हूं मैं, लेकिन लगता है कि रिलेटिव स्टॉक में थोड़ा बॉटम फॉर्मेशन हो रहा है, सो DLF विल बी माय स्टॉक पिक।
ओके, डीएलएफ में खरीदारी की राय। रियल्टी स्पेस में शानदार रैली, 2.5% की करीब तेज होकर रियल्टी इंडेक्स डेज हाई पर है, तो शानदार तेजी वहां पर। टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे के करके आपकी स्क्रीन पर रख देती हूँ ताकि आप स्टॉप लॉस और टारगेट जॉट डाउन कर पाए। शिल्पा जी ने पॉलीकैब दिया है आज, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से। 7,500 तक के टारगेट वो एक्सपेक्ट कर रही है। 7,150 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है, काफी गिरा है तो इन सरों से ठीक ठाक रिकवरी की उम्मीद उनको। गाबा सर कह रहे कि टाटा कम्युनिकेशन पर दाव लगाइए आप, वहाँ पे खरीदारी की राय। 1700 तक के टारगेट वो देख रहे हैं। 1656 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी ने कहा एबीबी इंडिया अच्छा लग रहा है आपको, वहाँ पर खरीदारी की जा सकती है। 5,450 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 5,300 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। मानस जी ने सीमेंस बताया, यहाँ पर भी अच्छी तेजी की उम्मीद उनकी तरफ से। 3,400 का टारगेट, 3,250 तक के स्टॉप लॉस। और राजेश जी ने अभी डीएलएफ चुना है रियल्टी स्पेस से, वहाँ पे खरीदारी कराई उनकी तरफ से। 800 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। 770 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। अब एक इन्वेस्टमेंट आइडिया भी ले लेते हैं। शरद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शरद जी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए, मार्केट तो फ्लैट लेकिन ब्रॉडर मार्केट्स में अच्छी खासी तेजी है, ऐसे मूड माहौल में कौन से स्टॉक्स? गुड आफ्टरनून जी। हमें लगता है विप्रो एक डिसेंट बेट होनी चाहिए। थोड़ी सी अनसर्टेनिटी है आईटी में, इस अनसर्टेनिटी को यूज करके लॉन्ग टर्म के लिए बाई करना चाहिए। वैल्यूएशन कंफर्ट वाइज सबसे ज्यादा कंफर्ट विप्रो में ही है, और लॉन्ग टर्म में हमें लगता है जो डेटा सेंटर वाला बिजनेस है उससे भी इनको फायदा होना चाहिए। बट अगले साल 1.5 साल में हम ये उम्मीद करें कि जिस तरीके से लार्ज डील विंस हुई है पिछले साल लगभग $5.25 बिलियन की, और Q1 में लगभग 2.5 पौने 3 बिलियन डॉलर्स की, तो उसका जैसे जैसे रैंप अप सेकंड हाफ में विजिबल होता है काफी फायदा होना चाहिए, नंबर्स में इंप्रूवमेंट दिखनी चाहिए। और इसके अलावा AI 360 जो वो AI पे इंटीग्रेशन पे लगभग अगले 2-3 सालों में $1 बिलियन खर्च करने की बात कर रहे हैं, वो इंटीग्रेशन भी रिजल्ट देने चाहिए। कंसल्टेंसी बिजनेस पे जो फोकस है उससे भी रिजल्ट यील्ड करने चाहिए। तो हमें लगता है अगले साल 1.5-1.25 साल में कंपनी लगभग ₹15 के आसपास की कमाई डिक्लेयर करेगी, और सेकंड हाफ ऑनवर्ड्स रैंप अप काफी स्ट्रांग होना चाहिए। ₹15 पे 25 के आसपास का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो ₹350-375 के टारगेट के हिसाब से विप्रो में खरीदारी की राय है। ओके, विप्रो में खरीदारी की राय है। ये हो गई शरद जी की तरफ से एक आपके लिए एडवाइस। सुबह हमने जो स्टॉक्स डिस्कस किए थे उनमें से 2-3 मेंशन कर रहा हूँ। पहला है संवर्धन मदरसन, अभी तक डे हाई पर है। दूसरा है ट्यूब इन्वेस्टमेंट, जिसने अभी अभी फ्रेश इंटरडे हाई लगाया। 4% ऊपर आपको ट्यूब इन्वेस्टमेंट इस समय ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा और भी काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ अच्छे मोमेंटम। आइनॉक्स विंड सुबह डिस्कस हुआ था। आइनॉक्स विंड पैनल नहीं पिक किया था, यहाँ पर अच्छे मोमेंटम है। एंजल वन, एम्बर, काफ़ी स्टॉक्स हैं जो सुबह डिस्कस हुए थे। कॉनकोर आज सुबह डिस्कस हुआ था, वहाँ पर भी इंटरडे में अच्छे मूव्स बने। थोड़ी सी कूल ऑफ हो रहा है यहाँ पर। माना सुबह हमने बात की थी ट्यूब इन्वेस्टमेंट की, अब डे हाई पर स्टॉक का क्या व्यू रहेगा इस पर यहाँ से? देखिए, मेरा तो समझना है कि जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो करीब ₹3600 के आसपास का हो सकता है। एक क्लियर कट ब्रेकआउट है। पहले से स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में बना रहा है स्टॉक, तो अभी भी करंट लेवल्स पे भी आप खरीदारी कर सकते हैं। अगर आपको स्टॉप लॉस लगाना है तो 3274 के स्टॉप लॉस से एक पोजीशन ट्रेड लीजिए और ₹3600 के टारगेट सेट करिए। ओके, इसका 1 महीने का चार्ट दिखाइए जरा ट्यूब इन्वेस्टमेंट का। क्या देखिए, अच्छी तेज़ी इसमें आपको दिखाई देगी। शरद जी, क्या भी रहेगा ट्यूब इन्वेस्टमेंट पर? क्या लीड कर रहा है इस तरह की रैली को? देखिए, कुछ तो मुझे लगता है कोर बिजनेस में थोड़ा इम्प्रूवमेंट, और प्लस जो इनकी सीजी पावर वगैरह की होल्डिंग है वो भी है। प्लस ग्रुप के परसेप्शन में भी काफी इम्प्रूवमेंट आई है पिछले कुछ समय में, आप अक्रॉस द ग्रुप अगर देखें तो मुझे लगता है वही चीजें हैं जो ड्राइव कर रही है प्राइमरली मेरे हिसाब से। शायद सीजी पावर की वैल्यू जो है, जैसे जैसे ये सीजी पावर का वो प्लांट कमिश्निंग आसपास आ रहा है, और सीजी पावर में भी रिसेंटली हमने अच्छी रैली देखी है, और मुझे लगता है वहां पे भी जैसे जैसे ये सेमीकंडक्टर वाली फैसिलिटी चालू होने की सुकुगाट और तेज होती है, उसका थोड़ा रब ऑफ इफेक्ट है। पर ये वैल्यूएशन पे मुझे लगता है लगभग फेयरली स्क्वायरली वैल्यूड है, तो बहुत ज्यादा अपसाइड यहाँ से तो हम नहीं देख रहे। 5-7% जैसी अपसाइड ऑप्टिमिस्टिकली हो सकती है, बट उससे ज्यादा फंडामेंटली जस्टिफाई करना तो मुश्किल लगता है। ओके, चलिए एक काम करते हैं, एक सेक्टर की बात करते हैं। दिल्ली एनसीआर बेस्ड रियल एस्टेट कंपनियों में ज़ोरदार तेज़ी है, इसके कारण समझते हैं यतिन के साथ। यतिन, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। और मल्टीपल रीजंस है जिसके कारण आज रियल एस्टेट सेक्टर ही पूरा आज टॉप गेनिंग सेक्टोरल लिस्ट में आपको दिखाई पड़ेगा। अच्छी खबर आ रही है एनसीआर से, खास करके यूपी से।
जहां सरकार ने बहुत सारे बदलाव किए हैं। लेकिन उसके पहले जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डेटा सेंटर कंपनियों को छूट देने का ऐलान किया है, जिसके अंदर एक ड्राफ्ट प्रपोजल ऑलरेडी न्यूज़ रिपोर्ट के हिसाब से कंपनियों को दिया गया है। 20 साल तक टैक्स छूट देने पे यहाँ बात हो रही है। और जो एग्जिस्टिंग आईटी कंपनीज़ हैं, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स हैं, इसके आसपास जो प्रोजेक्ट्स हैं उसको लगाने पे आपको एक छूट का प्रावधान मिलता हुआ नज़र पड़ेगा। एआई, क्लाउड कंप्यूटिंग, साइबर कंप्यूटिंग और आईटी हब के आसपास की ज़मीन देने के लिए प्रोत्साहन संभव है। ऑब्वियसली एनसीआर की बात करें तो बहुत सारे ऐसे लैंड पार्सल है जो डेडिकेटेडली आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यूज़ हो सकते हैं, जिसके कारण रियल एस्टेट कंपनियों को फ़ायदा होता हुआ नज़र पड़ सकता है। बहुत सारी दिल्ली बेस्ड, एनसीआर बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज हैं जो ऑलरेडी अपना प्लान अनाउंस कर चुकी हैं और टाइप्स अनाउंस कर चुकी हैं। इसके अलावा यूपी सरकार ने हाइट के रिस्ट्रिक्शंस और एफएसआई को रिलेटेड रूल्स में बहुत ढिलाई कर दी है। इनफैक्ट अब किसी प्रकार के स्काई स्क्रैपर्स के ऊपर हाइट सीलिंग यूपी सरकार ने निकाल दी है, जिसके अंदर नोएडा के अंदर खास करके बिल्डिंग की हाइट्स अब बहुत हाई लेवल तक होती हुई नज़र पड़ेगी। एफएसआई का यूटिलाइजेशन भी बेटर आपको बनता हुआ नज़र पड़ेगा, जिसके कारण आज खास करके अनंतराज जो कि डेटा सेंटर और इनकी लैंड पार्सल्स हैं दिल्ली के आसपास, डीएलएफ भी बहुत सारे आईटी कंपनियों के साथ कामकाज कर रहे हैं। टार, गोदरेज प्रॉपर्टीज और मैक्स एस्टेट जैसे काउंटर्स में आपने 3 से 5% की तेजी दी थी। तो अक्रॉस द बोर्ड खास करके जो एनसीआर बेस्ड कंपनीज हैं 5 से 10% की रैली आप देख रहे हैं। ओके, चलिए हाइट रिस्ट्रिक्शन हट रही है। वीरू, अभी कितनी रिस्ट्रिक्शन है? नोएडा में कितने फ्लोर होते हैं नॉर्मली? नहीं, अभी तो मैं 35 है मेरे ख्याल से, अभी मुझे एग्जैक्टली नहीं मालूम, बट मैं मैक्सिमम 29 पे गया हूँ अभी तक। अच्छा, ओके। पर अभी बताओ, सुपरनोवा सबसे हाईएस्ट बिल्डिंग है यहाँ पे, मुझे चेक कर दीजिए एक बार, मतलब मैंने नहीं चेक करा अभी तक। हाँ, नहीं वो मैं पूछ रहा हूँ कि I'm not मतलब sure. हाँ, चलिए ठीक है। तो यहाँ पर शिल्पा जी, कोई रियल एस्टेट स्टॉक जो आपके रडार पर हो? जी बिल्कुल, यहाँ पे अगर देखें तो सुबह से तो एकदम मोमेंटम है, लेकिन लोढ़ा में मुझे लगता है कि काफ़ी स्ट्रेंथ है। यहाँ पे लोढ़ा टुवर्ड्स 1230, 1245 तक जाने के लिए तैयार है, तो यहाँ पे 1160 की स्टॉप लॉस से आप लोढ़ा में लॉन्ग जा सकते हैं। उधर डेवलपर्स यहाँ पर अच्छी रैली और पूरा रियल्टी स्पेस आप देखें तो शानदार मोमेंटम के साथ आज कारोबार करता हुआ नजर आएगा। डीएलएफ राजेश जी की पिक भी थी, लुदा डेवलपर्स और शिल्पा जी को अच्छा भी लग रहा है। एक और काउंटर लेकर आई एसबीआई कार्ड, पिछले कुछ सत्रों से हम डिस्कस भी कर रहे थे इसके ऊपर। इनफैक्ट पिछले वीक हमने इसको स्पॉट किया था और पिछले वीक में देखिए करीब करीब 11% का रिटर्न एसबीआई कार्ड ने जनरेट करके दिया है और आज भी देखिए डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। शानदार रैली करीब 4.5% की तेज़ी के साथ करता हुआ दिखेगा आपको। इस पर एक चार्ट चेक लेना चाहूँगी। अमित जी, एसबीआई कार्ड देखिए 897 पर कैसे लग रहा है? शानदार मोमेंटम पिछले वीक हमें देखने को मिला, अब भी चेस किया जा सकता है? श्रेया जी, काफी स्ट्रॉन्ग काउंटर है। इनफैक्ट 10 बजे के शो में मैंने 868 में इसको रिकमेंड किया था 900 के टारगेट्स के लिए, ऑलमोस्ट वहां पे आ चुका है। काफी स्ट्रॉन्ग है, लेकिन इंट्राडे थोड़ा सा एक्सटेंडेड है। कोई डिप मिले टूवर्ड्स 885 तो वापस एक री एंट्री बनाई जा सकती है, बट इंट्राडे अगर किसी ने लिया हो तो यहाँ पे थोड़े से मुनाफे बांध लें। ओके, एसबीआई कार्ड्स वाकई मैं मेरी जो डेरिवेटिव्स की शीट है ना, उसमें मतलब बीते 10 मिनट में इस स्टॉक का जो जलवा था कि पूछिए मत जनाब, क्या गजब का वैल्यूएशन है। अच्छा, एक दो ब्रेकआउट्स और लेके आ रहा हूँ या फिर ब्रेकआउट्स की पॉसिबिलिटी। शिल्पा जी, ये एसबीआई कार्ड्स मोमेंटम में था, लेकिन थोड़ा सा अब इंट्राडे में मैं प्रश्न पूछने में थोड़ी सी अगर आप हिचकिचाहट हो रही है, बट लुक एट वोल्टास, कुछ बड़े पॉजिटिव क्रॉसओवर्स, स्टॉक अबव 200 डे 1420, कोई स्लाइटली आउट ऑफ मनी कॉल या फ्यूचर्स पे काम कर सकते हैं क्या शिल्पा जी? जी बिल्कुल वीरेंद्र जी, करना भी चाहिए। यहाँ पे मुझे लगता है 1480 से 1500 अभी ड्यू है इसके लेवल्स आने के लिए। तो 1440 का जो कॉल है जो 24 रुपीस में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप ये 15 का रखिए। मुझे लगता है व्यू सही जाता है तो ये आपको टुवर्ड्स 40 से लेके 45 भी ट्रेड करते हुए मिलेगा। ओके, चलिए अब एक काम किया जाए। अब आज के टॉप एफएनओ गेनर वोडाफोन आइडिया को एड्रेस करते हैं, क्योंकि एजीआर को दोबारा कैलकुलेट करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 19 सितंबर को टेंटेटिव सुनवाई रखी है। जो रजिस्ट्री में डेट आई है वो 19 सितंबर की है। असीम से समझते हैं कि क्या एक्सपेक्ट करें हम। असीम, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखिए, पहले तो पूरा मामला समझा देता हूँ क्या है। 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने एजीआर का सुनवाई कर रहा था तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था कि इस एजीआर का कोई भी रीअसेसमेंट या रीकैलकुलेशन
नहीं होगा। तो उस वक्त ये मामला क्लोज हो गया था, ऑर्डर में भी यही लिखा गया था। लेकिन दूरसंचार विभाग ने जब उस वक्त अपना एफिडेविट फाइल किया था और ये कहा था कि ये फाइनल डिमांड नहीं है, हम फाइनल डिमांड बाद में ही रेज करेंगे। तो अब क्या हुआ, 13 अगस्त को दूरसंचार विभाग ने इसके ऊपर एक फाइनल डिमांड रेज करी और जो कंपनी है उसको 450 करोड़ रुपए का नोटिस थमा दिया और कहा कि 15 दिन के अंदर आप इसके ऊपर जवाब दीजिए, क्योंकि आपका जो मोरेटोरियम पीरियड है वो जल्दी खत्म होने वाला, उसके बाद आपको ये रकम चुकानी होगी। तो अब कंपनी ने इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट के अंदर याचिका दायर किया और कहा कि आपने जब उस वक्त क्लोज कर दिया था कि हम रीअसेसमेंट या रिकैलकुलेशन नहीं होगा, तो ये सरकार इसका रिकैलकुलेशन या रीअसेसमेंट क्यों कर रही है। हालांकि सरकार का ये कहना है कि रीअसेसमेंट या रिकैलकुलेशन नहीं है, ये फाइनलाइजेशन ऑफ अकाउंट्स है, हम अपने अकाउंट्स जो है उसको कंप्लीट कर करके आपको ये नोटिस दिया है। तो अब कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की और कहा कि इसका रिकैलकुलेशन किया जाए, जो उससे पहले की जो भी डिमांड्स है उसका भी रीअसेसमेंट किया जाए। तो अब सुप्रीम कोर्ट में जो रजिस्ट्री है उसने टेंटेटिवली इस मामले को 19 सितंबर को लिस्ट किया है। 19 सितंबर को इस पर सुनवाई होगी, तो उस वक्त देखना होगा कंपनी को राहत मिलती है नहीं मिलती है। हालांकि बाजार कुछ राहत की एक्सपेक्टेशन उसको है, तो इस वजह से आज कंपनी के शेयर में भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। ओके, बहुत शुक्रिया असीम जी तमाम जानकारी के लिए। वोडाफोन आइडिया इस खबर के बाद देखिए आप लगभग 6% की तेजी के साथ कारोबार कर रहे, डिस्कस भी कर रहे थे हम शो की शुरुआत में। शरद जी, कैसे देख रहे हैं आप इस खबर को? 19 सितंबर को एजीआर ड्यूज की याचिका पर सुनवाई होगी और काफ़ी बार सुप्रीम कोर्ट की तरफ से झटका तो लगा है, इस बार कोई आशा की किरण क्या लग रहा है आपको? और इस खबर के बाद अगर कोई मोमेंटम आए तो क्या करना चाहिए, कैसे अप्रोच करें स्टॉक को? देखिए, मुझे लगता है एक हाई रिस्क बेट की तरह जो ले सकते हैं उन्हीं के लिए सेंसिबल है वोडाफोन पे बेट करना। हालांकि जब भी कुछ पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो या कुछ भी आता है तो उस टाइम के आसपास काफ़ी मूवमेंट देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है जो मतलब एकदम 0 टू निल ट्रेड ले सकते हैं कि मतलब हो सकता है ये बिल्कुल ज़ीरो हो जाए आने वाले समय में। वो जो रिस्क उस टाइप का ले सकते हैं और अगर सारी चीज़ें फ़ेवरेबल बैठे तो काफ़ी बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और ऊपर से आपको एक टाइम फ्रेम भी इलोंगेट करना होगा। मुझे नहीं लगता कि जिस टाइप की डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें 3-4 साल के पहले कुछ बहुत बड़ा कुछ होना है। ऑकेजनल सेंटिमेंट बम्प्स क्योंकि कम दाम का शेयर है, बहुत ज़्यादा रिटेल पार्टिसिपेशन है, वो सब हो सकता है। बट आइडियली मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट ट्रेडिशनल मैट्रिसेस से बात करें, तो काफ़ी मुश्किल है। मुझे लगता है जितना बड़ा डेट ओवरहैंग है, उसको एडजस्ट होने में अभी भी टाइम लगेगा। काफ़ी बड़ा पोर्शन एड्रेस हुआ है, बट अभी भी काफ़ी चैलेंजेस है बिज़नेस के लेवल पे भी, बैलेंस शीट के लेवल पे भी। तो मुझे लगता है जो लोग उस टाइप का ट्रेड लेना चाहते हैं, रिस्क लेना चाहते हैं कि लेके छोड़ दिया टाइप, मैं अनुज जी को भी सुन रहा था। मेरे हिसाब से वही एडवाइस सबसे सेंसिबल है। ट्रेडिशनल मैट्रिसेस के हिसाब से ये इवेंट्स पे बेट करना मुझे थोड़ा रिस्की लगता है। रिस्की है इन इवेंट्स पर बेट करना, रिस्क एपेटाइट है तो ही करें। फिलहाल काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस वोडाफोन के लिए फाइनेंशियल क्राइसिस से तो जूझ ही रही है। देखते हैं अब क्या डेवलपमेंट होते हैं। चलिए अब वक्त हो रहा है टॉप कैश कॉल का। टॉप कैश कॉल लेंगे हम प्रकाश गाबा, राजेश सातपुते, अमित सेठ जी से। गाबा सर बताइए आपका टॉप कैश कॉल इस वक्त क्या होगा? मुझे स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है केपीआर मिल। केपीआर मिल 1048 के आसपास ट्रेड कर रहा है, मेरे ख्याल से 1040 का स्टॉप लगाना चाहिए, करीब 8 रुपए का। 1100 का टारगेट नजर आता है। यस, केपीआर मिल्स। केपीआर मिल्स, गाबा सर की पिक। राजेश सातपुते जी, आपकी पिक? जी अनुज जी, देखिए वेल्सपन कॉर्पोरेशन, आप इस चार्ट को देखें, एक क्लीन ब्रेकआउट मिला है। जो प्राइस पैटर्न दिखा रहा है वो हिसाब से मुझे लगता है ये कम से कम 940 950 तक का स्विंग देगा। 923 करंट मार्केट प्राइस है, तो 920 के ऊपर हम बाय करेंगे। 912 का स्टॉप लॉस वेल्सपन कॉर्प। ओके, वेल्सपन कॉर्प आपका ट्रेड रहा यहाँ पे। आप चलते हैं प्रकाश गाबा सर के अमित सेठ जी के पास। अमित जी, आप क्या पिक करेंगे, बताइए। वीरेंद्र जी, मैं असाही इंडिया ग्लास के साथ जाऊंगा। ये स्टॉक एक कंटिन्यूस अपट्रेंड में रहा है। रिसेंटली यहाँ पे एक पुलबैक आया 10 और 20 डेमर, वहीं से एक अपथ्रस्ट जनरेट कर रहा है। लगभग 885 का प्राइस है। स्टॉप लॉस हम यहाँ पे रखेंगे 865 रुपीज का और टारगेट्स 930 के रहेंगे असाही इंडिया ग्लास में। ओके, असाही इंडिया ग्लासेस आपकी कॉल है। इस बीच जरा प्लीज़ थोड़ा जो बैंक निफ्टी है ना, वो फिर से इंट्राडे स्विंग जनरेट कर रहा है ऊपर की तरफ। इट्स 54,911 मोर और लेस निफ्टी बैंक, क्योंकि सस्टेन रहा 100 EMA के ऊपर। तो मैं कुछ देर पहले जब मैं शुरुआत में डिस्कस कर रहा था उससे, तो वो भी मैं बैंक निफ्टी को लेके कर रहा था। लुक एट बैंक्स, एक बार फिर से इनको देखिए। पीएनबी हेडिंग टुवर्ड्स डे हाई, उसके बाद पंजाब नेशनल के बैंक के बाद देखिए आप कैनरा बैंक, ये भी अगर आप देखें डे हाई पे। टिक्स पीएसयूज में अच्छे हैं। पीएनबी लेके आइए एक बार 108,
क्लियर ब्रेकआउट। अमित जी, मैं आपके पास एक बार फिर से आऊँगा और इनफैक्ट कैनरा बैंक को देखिए, पीएनबी को देखिए डे हाई पर। अभी आप पीएसयूज में क्या पिक करना चाहेंगे जहाँ पे क्लीन चार्ट लग रहा है, और इवन एसबीआई भी? बिरजी, पीएनबी का स्ट्रक्चर काफी अच्छा लग रहा है। पीएनबी अगर देखें तो एक दिन का कल इसने हॉल्ट लिया था अपने रेजिस्टेंस के आसपास, जो कि 107 के आसपास था, और आज के सत्र में हमने देखा कि 106 107 यहाँ पे क्रॉस हुआ है। तो पीएनबी में पोजीशन बनाई जा सकती है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखेंगे 107 रुपए का, और टारगेट्स रहेंगे 114 के। केपीएनबी शानदार रैली, डेज हाई पे वर्टिकल राइज देखिए, अच्छी तेजी पीएसयू बैंक्स में हमें देखने को मिल रही है, 1.5% की तेजी के साथ कर रहा कारोबार। और अब आगे बढ़ते हैं और कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स की बात करते हैं। आज कई शेयरों पर ब्रोकरेज की तरफ से कवरेज की शुरुआत की गई है, और ब्रोकरेज नोट के बाद शेयरों में कैसा एक्शन है ये बताने के लिए आशीष चतुर्वेदी जुड़ रहे हैं। आशीष, बताइए कौन कौन से स्टॉक्स पर ब्रोकरेजेस ने रिपोर्ट इनिशिएट किया है, क्या कह रही है रिपोर्ट्स? बिल्कुल, काफ़ी सारे स्टॉक्स पर अगर आप देखेंगे तो आज कवरेज की शुरुआत की गई है। ब्रोकरेज हाउस की तरफ से लगातार कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, मैनेजमेंट की तरफ से इंटरेक्शन हो रहा है, और इसी के चलते अगर आप देखें तो बहुत सारी इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट्स आ रही हैं। सबसे पहले अगर आप देखें तो लिकर स्पेस पे आज बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पर आपको देखने को मिली है, जहाँ पर बताया जा रहा है जेफरीज की तरफ से कि पूरे सेक्टर में अगर आप देखें तो प्रीमियमाइजेशन का फायदा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। साथ में अगर आप देखें तो मार्जिन्स में बढ़त देखने को मिल सकती है, और आई में डबल डिजिट रेवेन्यू ग्रोथ, ये CAGR जो है फोरकास्ट किया जा रहा है। और पूरे स्पेस में अगर आप देखें तो रेडिको खैतान ये जेफरीज की सबसे ज़्यादा पसंद है। अब एक एक करके सभी स्टॉक्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। रेडिको खैतान के लिए अगर आप देखें तो 3,590 रुपये का टारगेट दिया है। ये बता रहे कि लगातार ROCE में सुधार यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा, और जो EPS CAGR फोरकास्ट किया जा रहा है काफ़ी शानदार है, तकरीबन 35% की ग्रोथ यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। जो सेक्टर का लीडर है यूनाइटेड स्पिरिट्स, यहाँ पर अगर आप देखें तो बताया जा रहा है कि 20% के करेक्शन के बाद जो रिस्क एंड रिवॉर्ड है ये काफ़ी आकर्षक है, और FY 25-28 जो EPS CAGR इन्होंने फोरकास्ट किया है ये तकरीबन 13% का है। अलाइड ब्लेंडर्स ये कंपैरेटिवली नई कंपनी है दोनों के मुकाबले, लेकिन यहाँ पर अगर आप देखें तो बता रहे हैं जेफरीज कि पूरे सेक्टर का स्पेस का डार्क हॉर्स साबित हो सकता है। हालांकि एग्जीक्यूशन कैसा रहता है ये काफ़ी ज़्यादा अहम है। एक बार सभी के टारगेट प्राइस और रेटिंग आपकी स्क्रीन पर लेकर आ जाता हूँ, जहाँ पर अगर आप देखें तो सबसे ज़्यादा कन्विक्शन है रेडिको खैतान पर, यूनाइटेड स्पिरिट्स पर 1570 का टारगेट, और अलाइड ब्लेंडर्स 620 के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप देखें तो आज IT स्टॉक्स पर भी खास रिपोर्ट आई, UBS की तरफ से रिपोर्ट आई, जहाँ पर अगर आप देखें तो एक एक करके स्टॉक्स के बारे में बताता हूँ। LTI माइंट्री ये बता रहे हैं कि मिड कैप की में दूसरी कंपनियों के मुकाबले अगर आप देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस है, और ये एक बड़ी चिंता का कारण बन सकता है। लेकिन इस कंपनी में एक और दिक्कत की बात ये भी है कि कंपैरेटिवली अगर आप देखें तो जो क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है ये थोड़ा सा ज़्यादा है। हालांकि इसमें वैल्यूएशन का कंपैरेटिव कैसे करें, इसे लार्ज कैप में गिनती लें या मिड कैप में गिनती लें, इसमें UBS को भी कंफ्यूजन है। वहीं बात करें एम्फेसिस की तो यहाँ पर खरीदारी किराए के साथ 3370 रुपये का टारगेट दिया है, और ये बता रहे कि जो रिकवरी यहाँ पर रेवेन्यू में देखने को मिली है, मार्केट इसको पूरी तरीके से प्राइस इन नहीं कर रहा है, तो ये अपने आप में काफ़ी बड़ा पॉइंट है। और परसिस्टेंट यहाँ पर लग रहा है कि कन्विक्शन थोड़ा सा ज़्यादा है। कवरेज की शुरुआत की गई खरीदारी किराए के साथ, और 6,730 रुपये का टारगेट दिया, और ये बता रहे हैं कि FY 2025 तक सबसे तेज़ी से बढ़ने वाली IT कंपनियों में से एक है। और जनरेटिव AI जो की साइकिल जो आई है इसमें अगर आप देखें तो इस कंपनी को बड़ा एडवांटेज बताया जा रहा है। तो एक बार सभी के टारगेट प्राइस और रेटिंग आपके लिए लेकर आ जाता हूं, जहां पर अगर आप देखें तो 6,730 का टारगेट परसिस्टेंट का है, एम्फेसिस पर खरीदारी की राय, और LTI माइंट्री 5,830 तक के टारगेट्स यहां पर देखने को मिलेंगे। एक और रिपोर्ट आई है डैम कैपिटल की तरफ से, नॉर्दर्न एक्ट कैपिटल, और यहां पर बताया जा रहा है कि FY 27 फॉरवर्ड लुकिंग के हिसाब से देखें तो जो वैल्यूएशन है बड़ी आकर्षक है, लेस देन 1 टाइम्स 0.9 टाइम्स प्रिसाइजली प्राइस टू बुक पर ट्रेड कर रहा है। और FY 27 अर्निंग्स के लिहाज से अगर आप देखें तो ये स्टॉक ऑलमोस्ट 7 टाइम्स पर चल रहा है, और यहाँ पर जो ग्रोथ फोरकास्ट की जा रही है काफ़ी शानदार है। 39% की ग्रोथ का जो है फोरकास्ट यहाँ पर किया जा रहा है, और इन्हीं रिपोर्ट के चलते अगर आप देखें तो इन सभी स्टॉक्स में एक्शन है। नॉर्दर्न एक्ट फिलहाल 8% ऊपर। शुक्रिया आशीष इस पूरी चर्चा के लिए। आपने जो वो मिड कैप IT में तीनों स्टॉक्स का उल्लेख किया, रिपोर्ट्स का उल्लेख किया, मैं उस पर आऊँगा लौट के, और इस पर से आई थिंक जो सबसे वेल प्लेस चार्ट है उसमें वो एम्फेसिस का जिक्र सबसे ऊपर हम कर सकते हैं। क्लीन चार्ट, बहुत अच्छा बेस यहाँ पे बना हुआ है। खैर, मैं इस विषय से थोड़ा सा निकल के आऊँगा इस प्लॉट पे, लेकिन पहले एक्सिस सिक्योरिटी से जो राजेश पालवी जी जुड़े हैं हमारे साथ, उनका एक व्यू लेता हूँ। राजेश जी, गुड आफ्टरनून, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका कॉल इस वक्त का क्या चीज़ कर रहे हैं आप?
गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो इंडियन होटल पे वीरेन जी यहाँ पे बाय करने की सलाह। स्टॉक में अगर हम देखें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। ऑलमोस्ट अगर हम देखें तो पिछले 7-8 दिन के एक रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे आते हुए दिख रहा है। जिस तरीके से स्टॉक कंफर्टेबली अपने सारे नियर टर्म शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस के ऊपर सस्टेन होते हुए दिख रहा है, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं टारगेट जो आ सकते हैं वो 805 से लेके 810 की तरफ बनते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 786 के आसपास। ओके, मीनवाइल एक बार जरा वीरू ने मुझे अलर्ट किया, मेरी नज़र गई अभी एकदम से निफ्टी पीएसयू बैंक का इंट्राडे चार्ट। देखिए आप वीरू, हम बात कर रहे थे शो के स्टार्ट में कि पीएसयू बैंकों में अपना अलग ही मोमेंटम है। ये देखिए ये इंडेक्स है किस तरीके से इंडेक्स में मूव आया। और एक बार आप लेकर आइए इंडियन बैंक, आई थिंक हमने 2-3 दिन पहले बात की थी, सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, ऑल टाइम हाई लगाने वाला इकलौता बैंक था ये, और वहाँ पे अच्छे मूव्स आ रहे हैं। तो शानदार मोमेंटम भी पीएसयू बैंकों में पिछले कुछ मिनटों में। बिल्कुल अनुज, और ये इसका रोल ओवर ही बहुत स्ट्रॉन्ग था इंडियन बैंक का। बट लुक एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया अनुज, एसबीआई, मैं देख रहा हूँ इसमें बड़ी अच्छी पुट राइटिंग हो रही है लोअर स्ट्राइक्स पे। शिल्पा जी, आपकी क्या राय है? आई मीन मैं जब इस सीरीज़ का कमेंसमेंट हुआ था तो 800, 810 इन 2 स्ट्राइक्स पर अच्छा बिल्डअप दिख रहा था जरा, और वहीं पे इसका 200 प्लेस्ड भी है। क्या राय देंगी आप इस वक्त एसबीआई पर? आपका टेक, या फिर आप भी जैसे कि अनुज करते कि इंडियन बैंक स्ट्रॉन्गेस्ट स्ट्रक्चर, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे आप? नहीं वीरेंद्र जी, यहाँ पे मुझे लगता है एसबीआई पे ध्यान देना चाहिए। 820 के ऊपर इसका भी एक फ्रेश ब्रेकआउट है, जहाँ पे इसका नेक्स्ट टारगेट 845 तक है। तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत फेवरेबल है, यहाँ पे एसबीआई पे ध्यान देना चाहिए। देखिए बिल्कुल, राजेश जी से इंडियन बैंक पे व्यू लेते हैं। राजेश सरपुते जी, काफ़ी बार हमने बात की है, फ्रेश कितना दूर है एक बार जरा दिखाएंगे इसका 52 वीक हाई? आई थिंक आज ऑल इसका टाइम हाई फ्रेश पे है 50। सर। हाँ, ये ऑल टाइम हाई पर है। अब कहाँ तक के टारगेट खुल रहे हैं यहाँ जी, पर? अनुज जी, मैं वही चेक कर रहा था कि कॉल राइटर कहाँ खड़े हैं। हाईएस्ट कॉल राइटर तो देखिए 700 पे ही खड़ा है। अगर 700 निगेट हो जाता है तो फिर मुझे लगता है 760 का पोजिशनल टारगेट अनफोल्ड होगा। तो 740 पहला होगा, 760 दूसरा होगा। तो आज का क्लोज इंपॉर्टेंट है अनुज जी, क्योंकि अनचार्टेड टेरिटरी में चला गया है, तो ऑब्वियसली हमें थोड़ा वॉच करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरह से 700 पे पुट राइटर हो रही है, मुझे लगता है अगर पोजीशन है तो कंटिन्यू रखे। स्टॉप लॉस होगा 694 का, और एक शॉर्ट टर्म टारगेट, एक स्विंग का टारगेट लेके चले करीबन 740 का। तो स्ट्रेंथ तो डेफिनेटली है। स्विंग तो है, इसी में रहते हैं, मतलब पीएसयू बैंकों में ही रहते हैं, क्योंकि इस समय वापस पीएसयू बैंक निफ्टी देखिए इंटरडे। मानस, आपके रेडार पर आया क्या कोई पीएसयू बैंक? तो देखिए कैनरा बैंक और पीएनबी, ये दोनों चार्ट्स पे तो डेफिनेटली अच्छे लगते हैं। अगर एक ट्रेड लेना हो तो मेरे ख्याल से पीएनबी में, क्योंकि कल हमने कंसोलिडेशन देखा था और आज रैली रिज्यूम हुई है, तो आई थिंक पीएनबी में एक ट्रेड लिया जा सकता है। 106.50 रुपए के स्टॉप लॉस से एक पोजिशनल ट्रेड लिया जा सकता है। नेक्स्ट टारगेट 112 रुपए के आसपास का होगा। ओके, पीएनबी बैंक पर फिलहाल ये राय, और लगातार हम चर्चा भी कर रहे थे पीएसयू बैंक। इनफैक्ट आज का सेक्टर ऑफ द डे लग रहा है, क्योंकि शानदार रिकवरी निचले स्तरों से हमें देखने को मिल रही है, एकदम से वर्टिकल राइज। चलिए इसकी भी शुरुआत करें, लेकिन धमाकेदार ऑप्शन का भी वक्त हो चुका है, वो ले लेते हैं, फिर और स्टॉक्स पर डिस्कशन होगा। शिल्पा राउत, राजेश पालवे जी और मानस जी से हम धमाकेदार ऑप्शन लेंगे। शिल्पा जी बताइए, धमाकेदार ऑप्शन के लिए आपके पिक क्या होगी? जी बिल्कुल, यहाँ पे धमाकेदार ऑप्शन के लिए मेरा ध्यान अंबर पे है। एमर इंटरप्राइजेस पे भी मुझे लगता है बहुत स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है। यहाँ पे टुवर्ड्स 8300 ये स्टॉक मूव कर रहा है। तो 8100 का कॉल ऑप्शन जो रफली अभी 205 रुपए में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 160 का रखिए। पहला टारगेट आएगा 270 का। ये सस्टेन होता है तो 300, 330 तक के भी लेवल्स आ सकते हैं। एम्बर, ये हो गए शिल्पा जी की पिक धमाकेदार ऑप्शन के लिए। राजेश पालवे जी, गुड आफ्टरनून, आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून अनुज जी। तो यहाँ पे फोर्टिस हेल्थ केयर पसंद आ रहा है। 980 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय किया जा सकता है। फोर्टिस में एक कंटिन्यूटी बनी हुई है अप ट्रेंड की, और वापस अपने ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ ये बढ़ते हुए दिख रहा है। हमें लगता है फोर्टिस का 980 का कॉल ऑप्शन बाय करना चाहिए। यहाँ पे अपसाइड के टारगेट बन सकते हैं करीब 22 रुपए से 24 रुपए की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 12 रुपए के आसपास। ओके, फोर्टिस हेल्थ केयर 980 की स्ट्राइक। चलते हैं मानस जी के पास। मानस जी, आपका पिक कर रहे हैं? तो देखिए इंडियन होटल्स के 790 के कॉल ऑप्शन में खरीदारी करने की राय रहेगी। कंसोलिडेशन के बाद रैली रिज्यूम हुई है, एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो 790 का कॉल ऑप्शन जो 16 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 12 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे
और 25 रुपीज 25 रुपए के टारगेट सेट करेंगे। ओके तो यहाँ पे इंडियन होटल्स 791 पे आपका बाय कॉल। जो कॉल्स अभी स्क्रीन पे गई सारी की सारी मोमेंटम पे आती हुई अभी फोर्टिस हेल्थकेयर का जिक्र आशीष राजेश पालवी जी ने किया। इट्स नाउ अ डे हाई। अभी कुछ देर पहले आशीष जिक्र करके गए थे लिकर स्पेस का। लुक एट रेडिको खेतान। आई मीन किस प्रकार का ये वेल्थ क्रिएटर रहा है लिकर स्पेस में, इस स्पेस में। ये शरद जी आई मीन लास्ट अगर आप डेकेड का एक वेल्थ क्रिएटर देखें ना इस बास्केट में, इवन फॉर दैट मैटर अगर आप इसे FMCG कहें तो यही है। 121 रुपये का स्टॉक नाउ ऑलमोस्ट कोटिंग 3000। आपका टेक इस प्राइस पर क्या है? और जिस प्रकार के इनके लॉन्चेस रहे प्रीमियम सेगमेंट में जो इनकी ब्रांड प्रेजेंस है, अभी 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 कितना पैसा बनना बाकी है इसमें? देखिए मेरे हिसाब से प्रीमियमाइजेशन एक ऐसा ट्रेंड है जो इंडिया में अभी भी कैचअप होना बाकी है। जैसे अर्बनाइजेशन और पर कैपिटा इंक्रीज की हम बात करते हैं तो आने वाले समय में मुझे लगता है रैडिको से जिस टाइप की नए प्रोडक्ट्स को रेस्पॉन्स मिला है और बहुत सारी डोमेस्टिक ब्रांड्स को भी बहुत जो स्ट्रॉन्गर रेस्पॉन्स मिला है ग्लोबल लेवल पे, मुझे लगता है वो काफी उत्साहजनक है और उसका फायदा आने वाले समय में भी इनको मिलना चाहिए। अभी नॉर्मली जो एक्सपेक्टेशन है उसके हिसाब से अगर आप नंबर्स देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से 1 साल फॉरवर्ड पे ऑलरेडी 60-65 टाइम के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो वहां बहुत ज्यादा अपसाइड खोजना शायद मुश्किल होगा 1.5 साल के व्यू से। बट अगर नीचे आते हैं तो मुझे लगता है अक्रॉस द बोर्ड आप अगर एक लॉन्ग टर्म थीम आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं तो सर्टेनली अल्कोहल और बेवरेजेस, ये जो अल्को बेवरेज वाला पूरा सेगमेंट है, ये मुझे लगता है आने वाले टाइम के लिए काफी बढ़िया थीम हो सकती है। बट इन लेवल्स पे बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट दिखाने की जरूरत नहीं है। मुझे लगता है अगले 1.5 साल में हमें कुछ बड़ी अपॉर्चुनिटीज मिलनी चाहिए जहां एक्यूमुलेट करना चाहिए। यहाँ पे लेके 5-7 साल अगर आप रखने के हिसाब से सोच रहे हैं तो हो सकता है आपको ठीक ठाक रिटर्न आए। बट 1.5 साल में पैसा टाइम पे लेके बहुत ज्यादा पैसा बनाना शायद थोड़ा सा मुश्किल होगा अनलेस अनटिल कोई लॉन्च बहुत बड़ी सरप्राइज कर दे, जिसकी प्रोबेबिलिटी शायद रैडिको में यहाँ से कम है। जी हाँ, रेडिको खेतान। श्रेया अभी जानती हैं मैं शरद जी से प्रश्न पूछ भी रहा था और मैं सोच रहा था कि आइए ज़रा एनालाइज करते हैं कंपनी को और इनके आने वाले लॉन्चेस को लेकर। लेकिन जैसे ही मैंने इनकी साइट खोली उसने कहा एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, और एंटर योर डेट ऑफ बर्थ करते साथ उसने कहा कि नहीं, आप योग्य नहीं हैं इस साइट में जाने के। तो अभी बाहर ही आते हैं जो शरद जी ने कहा उसको मान लेते हैं। हाँ यस ऑफ कोर्स। पर यस रेडिको खेतान बहुत अच्छा रहा। अच्छा एक दो स्टॉक्स को और देखते हैं। तिलक नगर इंडस्ट्रीज एक बार लिखे आइए। तिलक नगर क्या कर रहा है? ये मुझे याद अच्छी तरीके से तिलक नगर जो था वो चॉइस थी दीपन मेहता जी की। उन्होंने कहा था कि हम एंट्री कर रहे हैं इसमें। ये भी ऑलमोस्ट अपने करियर हाई स्पीड कर रहे हैं, नॉट टुडे बट यस बहुत अच्छा मूव यहाँ पर है। यूनाइटेड स्पिरिट्स इस दौर में पीछे रह गया थोड़ा सा, और एक बार यूनाइटेड स्पिरिट्स का चार्ट्स लिखे आइए ज़रा प्लीज़। यूनाइटेड स्पिरिट्स ये ट्रेड कर रहा है 1316 पे। अभी तो खैर चला, लेकिन अभी भी ये लगभग आप समझिएगा कि अगस्त 2024 से लेकर अब तक की जो ट्रेजेक्ट्री है उसके लोअर एज पे ही ट्रेड कर रहा है। कोई अगर आप देखें मूव नहीं आया यहाँ पर। खैर मैं लौटता हूँ आशीष की उस बात पे जहाँ पे उन्होंने कुछ IT की रिपोर्ट्स का उल्लेख किया था। मैं लेके आता हूँ एम्फेसिस को, और माना जरा एम्फेसिस का चार्ट देखिए। अगर हमें कॉन्ट्रा कॉल लेनी है IT में इन मिड वे विद स्ट्रॉन्ग बेस विद जिसे कहते हैं रीजनेबल डिफरेंशियल फ्रॉम एवरेजेस, अच्छी दूरी बना ली है इसने, वो एम्फेसिस लग रहा है क्या आपको? या फिर मिड कैप IT में रिवर्सल खेलने के लिए बेटर चॉइस है आपके पास? अगर IT में मिड कैप में अगर आपको ट्रेड लेना है तो एम्फेसिस इसलिए भी बेहतर है कि अगर आप दूसरे IT स्टॉक्स देखें तो यहाँ पर एक क्लियर कट आउट परफॉर्मेंस देखने को मिली है पिछले करीब, अगर हम 5-6 मंथ की बात कर ले तो 2100 रुपए से रैली शुरू हुई थी, 2900 रुपए के आसपास के प्राइस है और अब नेक्स्ट मूव के लिए स्टॉक तैयार है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर एक पोजीशन ट्रेड लिया जा सकता है। 2800 रुपए 2800 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे इस उम्मीद में कि अगर 3000 के लेवल ब्रेक हो जाएंगे तो फिर आपको 3225 3225 तक के भाव देखने को मिल जाएंगे। ओके, एम्फेसिस निचले स्तर से अच्छी रिकवरी और ब्रोकरेज की रिपोर्ट काफ़ी पॉजिटिव और दिख भी रहा है वो एक्शन में। आज एनर्जी स्पेस में भी काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम आप देखिए। NHPC, इसके अलावा अब विंड स्पेस से आइनॉक्स विंड, सुजलॉन और सुपर पिक्स में भी शामिल था आइनॉक्स विंड। याद है मुझे NHPC शानदार रैली पिछले कुछ सत्रों से दिखा रहा है, 3.5% आपको अब दिखेगा ये पर्टिकुलर काउंटर। एनर्जी स्पेस में पिछले कुछ सत्रों से मोमेंटम है। शिल्पा जी, एनर्जी स्पेस NHPC इनफैक्ट अगर आप देखें ये चार्ट 86 पर कर रहा है कारोबार। पेशेंस तो इसने भी टेस्ट किया अपने इन्वेस्टर्स का।
कहाँ तक के टारगेट देख रही हैं आप इस पर्टिकुलर काउंटर में? जिनके पास है वो क्या करे, जो चाह रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर में हाथ लगाना, क्या सलाह रहेगी उनको? श्रेया, मुझे लगता है 88 हाफ तक एक पहला टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर वो सस्टेन होता है तो 92 93 आप इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स देख सकते हैं। चलिए 4 का चौका की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले शिल्पा जी के पास चलेंगे सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर राजेश सातपुते जी के पास एफएनओ सुपरस्टार के लिए, फिर राजेश पालवे जी के पास चार्ट का चमत्कार, और उसके बाद शरद अवस्थी जी मिड कैप फंडा के लिए। शिल्पा जी आप शुरुआत करें। जी बिल्कुल अनुज जी, यहाँ पे ऑफकोर्स पीएसयू बैंक पे ही ध्यान है और वहाँ पे यूनियन बैंक में मुझे लगता है कि एक अच्छा खासा मोमेंटम है, बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम पार्टिसिपेशन है। तो यहाँ पे 137.5 का जो कॉल ऑप्शन जो रफली ₹2 में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 90 पैसे का रखिए और यहाँ पे पहला टारगेट जो रहेगा वो ₹3.5 का रहेगा। ये सस्टेन होता है तो आप 4 से लेके 4.5 तक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूनियन बैंक शिल्पा जी के पिक सस्ता ऑप्शन के लिए शानदार पीएसयू बैंक्स में हमें रैली देखने को मिल रही है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए राजेश जी आपने क्या चुना है? श्रेया जी मुझे लगता है कि जो हम सेक्टर देख रहे थे वो डिफेंस सुबह से लेके पॉज था, लेकिन अभी थोड़ा मोमेंटम शुरू हुआ है और वो है बीडीएल में। बीडीएल देखिए कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे मोमेंटम शुरू हुआ है, 1600 के ऊपर आया जहाँ पे कॉल रेट रहे थे, तो ये 1600 के ऊपर और तेजी देना चाहिए। तो 1580 का स्टॉप लॉस रखे बीडीएल बाय करेंगे। मेरे हिसाब से श्रेया जी इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 1640 से लेके 1660। बीडीएल इज अ लॉन्ग। ओके, बीडीएल आपका एक लॉन्ग है और शॉर्ट कवरिंग इसमें अच्छी आ रही है। चलते अगले ट्रेड के लिए राजेश पालवे जी के पास। राजेश जी आप क्या पिक कर रहे हैं, आपकी कॉल? तो वीरेन जी यहाँ पे संवर्धना मदरसन पे बाय करने की सलाह है। ये स्टॉक में जिस तरीके से मोमेंटम बनाए, सेकंड कंसेक्यूटिव डे है जहाँ पे एक स्ट्रांग बाइंग एक्शन इमर्ज होते हुए दिखी और स्टॉक अपने जून 2025 के स्विंग हाई को निगोशिएट करके उसका ब्रेकआउट करने की तैयारी होते हुए दिख रही है। हमें लगता है ये स्टॉक में मोमेंटम एक्सटेंड होते हुए दिखेगा। 112 115 की अपसाइड के लिए संवर्धना मदरसन को बाय किया जा सकता है। ऑन द डाउन साइड ₹105 का स्टॉप लॉस रखना होगा। शरद अवस्थी के पास चलते हैं अब मिड कैप फंडा के लिए। शरद जी बताइए आपकी पिक क्या रहेगी? जी, हम शो के शुरू में रियल एस्टेट की बात कर रहे थे, हालांकि टिपिकली एनसीआर रीजन के रियल एस्टेट तो नहीं है, बट सूरज एस्टेट का रीडेवलपमेंट वगैरह के प्रोजेक्ट्स में काफी बढ़िया फोकस है। 1400 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, रीसेंट आईपीओ है। वहां से काफी बढ़िया करेक्शन स्टॉक में हमने ऑलरेडी देख ली है। लगभग 4.5 लाख स्क्वायर फीट के प्रोजेक्ट्स अभी ऑनगोइंग है। फ्यूचर में करीब 19 प्रोजेक्ट्स है जहां से कंपनी 12.5 लाख स्क्वायर फीट के आसपास के प्रोजेक्ट्स कर रही। तो मुझे लगता है ग्रोथ रेट काफी स्ट्रांग रहेगा। वैल्यूएशन कंफर्ट यहाँ पे सबसे ज्यादा है, हालांकि छोटी कंपनी है कंपेयर टू लार्जर पीयर्स, लेकिन 1 साल फॉरवर्ड पे 14-15 टाइम मिल रही है और हमें लगता है इसमें ग्रोथ रेट्स काफी स्ट्रांग रहेंगे आने वाले समय में। जिस टाइप का जीडीवी है तो 2400 करोड़ के आसपास का जीडीवी है। नए प्रोजेक्ट्स का कुछ एडिशंस भी हुई है, एफएसआई वगैरह एडिशन से। तो हमें लगता है ग्रोथ रेट्स काफी स्ट्रांग रहेंगे। अगले साल भर में कंपनी ₹25 के आसपास की कमाई डिक्लेयर कर देगी। 15 से 20 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 400 425 तक के लक्ष्य के लिए सूरज एस्टेट एक काफी बढ़िया बेट है। ओके, सूरज स्टेट 293 पे आपका बाय कॉल है। हमने 4 ट्रेड्स पिक किए। शुरुआत की थी सस्ता ऑप्शन से, शिल्पा जी का ट्रेड था ये, और ट्रेड इन्होंने पिक किया आज यूनियन बैंक की कॉल 137.50 की स्ट्राइक, ₹3.5-4 के लक्ष्य के लिए। 90 का स्टॉप लॉस यहाँ पे, 90 पैसे का स्टॉप लॉस यहाँ पे। राजेश सतपुते जी ने पिक किया एफएनओ सुपरस्टार। रिवर्सल नजर आया इन्हें भारत डायनेमिक्स में 1640 1660 के लक्ष्य के लिए। और राजेश पालवी जी ने पिक किया चार्ट का चमत्कार, इनका ट्रेड रहा संवर्धन मदरसन और करीब 112 के लक्ष्य के लिए। और अभी जो शरद अवस्थी जी की कॉल ली गई वो थी सूरज स्टेट्स, इनका पिक था 294.75 पे। निफ्टी जुझारूपन अभी भी कायम है 25-95 और इट्स टेकिंग टाइम, बट याद रखिएगा बैंक निफ्टी सबसे मजबूत कड़ी अब तक की। बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो ऊपर की तरफ एक्टिव होते हुए एक बार फिर से, जहाँ पे मोमेंटम आ रहा है पूरा पीएसयू बैंकिंग बास्केट, देन फ्यू डिफेंस स्टॉक्स। एक बार रिलायंस लेके आइए, रिलायंस क्या कर रहा है, और रिलायंस की एचडीएफसी बैंक की एक निर्णायक भूमिका होगी उस जोन को निकालने के लिए। मैं एक आपको अपडेट दे दूँ यहाँ पर। रिलायंस सारे एवरेजेस के नीचे आया था 10 जुलाई को, 200 डेमा को रीगेन किया एंड इसने एक अटैम्प्ट लिया 22 अगस्त को टू क्रॉस 50 डेमा, बट एक बार वो सक्सीड नहीं हो पाया वहाँ पे, और आज वो अटैम्प्ट फिर ले रहा है।
अमित जी, आपका टेक जानना चाहूँगा। डायरेक्टर साहब प्लीज़ 1400 की कॉलाइटर्स का जोन लेके आइए। 1400 का कॉलाइटर करके आया, उसको भी देखते हैं। अब एक बेस बिल्डिंग एक्सरसाइज हो चुकी है अमित जी, और ये लास्ट ड्यू एवरेज को छूता हुआ, और ये वीकली पे हर एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जस्ट फॉर सेक ऑफ आई थिंक निफ्टी, मैं जानना चाहता हूँ कि ये इंपॉर्टेंट स्टॉक फ्यूचर क्या करने की कोशिश कर रहा है, आपका टेक इस पर? जी वीरेन जी, डेफिनेटली यहाँ पे एक अच्छी खासी बेस बिल्डिंग हुई है 1360 से 1370 के लेवल्स पे। प्राइस चार्ट्स अगर थोड़ा सा हम पिछले एक महीने का देखें तो प्राइस और आरएसआई का यहाँ पे डाइवर्जेंस भी है। जैसे कि आपने कहा, इट इज स्ट्राइकिंग द 50 डेमो, और जिस हिसाब से मोमेंटम है, मेरे को लगता है ये आज और कल में इसको टेकआउट करने का दमखम रखता है। ओवरऑल स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, क्योंकि एक बेस इसने काफी लंबा समय 200 डे के ऊपर कंसोलिडेशन किया अराउंड, तो अभी भी एक प्रीएम्प्टिव पोजीशन बनाई जा सकती है। कंफर्म्ड ब्रेकआउट आएगा 1402 के ऊपर, 1380 का हम स्टॉप लॉस रखेंगे, एंड 1440 के टारगेट्स 1 से 2 दिनों में रिलायंस पे पॉसिबल है। ओके, रिलायंस की बात हुई तो एक डिस्क्लेमर हमारी तरफ से, रिलायंस हमारी पेरेंट कंपनी है, तो कोई भी खरीद फरोख्त आपको करनी हो तो अपने पर्सनल एडवाइजर की सलाह के साथ ही ऐसा करें। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और शुरुआत से हम डिस्कस कर रहे हैं कि रेलवे स्टॉक्स में अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। उन शेयरों का जलवा है, आज पूरे एक्शन में क्यों दौड़ रहे हैं शेयर, ये बताने के लिए कंचन जुड़ी हुई है। कंचन, बताइए, रेलवे स्टॉक्स काफ़ी दिनों बाद, हालांकि पिछले कुछ सत्रों से एक्शन में थे, लेकिन आज ज़्यादा देखने को मिल रहा है, क्या वजह है? जी डेफिनेटली, उन्होंने जो स्पीड है वो बुलेट ट्रेन की स्पीड आज पकड़ ली, अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिली है। तो हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का जो फोकस है वो रेलवे स्टॉक के अंदर काफ़ी अच्छा खासा है, काफ़ी डेवलपमेंट्स हमें इस सेक्टर के अंदर देखने को मिलती है। अगर हम रिसेंटली बात करें तो नॉर्थ ईस्ट में भी यहाँ पे करीब करीब हमें 77,000 करोड़ का जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट होता हुआ दिखाई दिया है। इससे पहले पीएम मोदी ने भी जो मणिपुर की रेलवे है उसका उद्घाटन किया था, और उसकी डील वैल्यू देखी जाए तो 8,500 करोड़ की थी। अमृत भारत ट्रेन को लेके सरकार काफी ज्यादा अग्रेसिवली काम कर रही है, और यही नहीं बल्कि न्यू कोचेस के ऊपर भी जो फोकस है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ये तो बात थी ओवरऑल सेक्टर की, लेकिन इस टाइम पे मैं बात करूं स्टॉक स्पेसिफिक, वहां पे भी जो ऑर्डर बुक है वो काफी ज्यादा रोबस्ट साइड में देखने को मिली है। सबसे पहले अगर हम रेलटेल की ऑर्डर बुक देखें तो देखिए, अगस्त से लेकर सितंबर तक हमें यहाँ पे करीब करीब 1,140 करोड़ के जो ऑर्डर है वो आते हुए दिखाई दिए हैं। यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें आरवीएनएल की तो 10 सितंबर को यहाँ पे भी एक अच्छा खासा जो ऑर्डर है वो हाथ लगता हुआ दिखाई दिया है। लोएस्ट बिडर के तौर पे जो आरवीएनएल है वो उभर के आया है 170 करोड़ के ऑर्डर के। जुपिटर वैगन्स की अगर बात कर ली जाए तो रिसेंटली इसे भी रेलवे की तरफ से 113 करोड़ का जो ऑर्डर है वो मिला था, और उससे पहले उसको मिला था 215 करोड़ का ऑर्डर, जहां पे उनको वंदे भारत ट्रेन के लिए व्हील सेट्स बनाने थे। और यही नहीं बल्कि अगर हम बात करें टीटागढ़ की तो यहाँ पे भी करीब करीब 1,600 करोड़ का जो ऑर्डर है कंपनी को हाथ लगते हुए दिखाई दिया। तो हम देख ही रहे हैं कि जो ऑर्डर बुक है वो काफी ज्यादा रोबस्ट है, और एग्जीक्यूशन भी यहाँ पे जोरों शोरों से चल रहा है। शुक्रिया कंचन जानकारी के लिए। शानदार रैली पूरे रेलवे स्पेस में हमें देखने को मिल रही है, ऑर्डर्स के मोर्चे पर अच्छी खासे आंकड़े सामने आए हैं। शरद जी, रेलवे स्टॉक 2024 में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया था, उसने शानदार रिटर्न, अब क्या फिर से मोमेंटम में आ रहा है? क्या आप हाथ लगाना चाहिए इन पर्टिकुलर काउंटर्स में, कोई अगर आपको पसंद हो तो? टिपिकली अक्रॉस द बोर्ड तो कुछ ऐसा बहुत अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है मुझे। वैल्यूएशन वाइज शायद राइट्स ठीक ठाक वैल्यूएशन पे अवेलेबल है 24-25 टाइम फॉरवर्ड पे, और आरवीएनएल, इरकॉन, ये सब तो थोड़े से महंगे लगते हैं मुझे इन वैल्यूएशंस पे भी। इरकॉन शायद उतना महंगा नहीं है 24-25 टाइम पे, बट आरवीएनएल वगैरह शायद ज्यादातर पॉजिटिव्स को फैक्टर इन कर रहे हैं। तो अगर बेट करना है तो मुझे लगता है शायद आपको इरकॉन या राइट्स जैसे स्टोरीज पे बेट करना चाहिए। आईआरएफसी वगैरह पे हम पहले बहुत बुलिश थे, लेकिन अब मुझे लगता है जैसे जैसे वो प्राइवेट प्रोजेक्ट्स को भी फंडिंग करने की बात कर रहे हैं तो एनपीए वाला रिस्क वापस आ जाता है, तो अब वहां पे ध्यान देने की गुंजाइश कम है। तो अगर आपको लेना है तो मुझे लगता है इरकॉन या राइट्स जैसी स्टोरी शायद बेटर प्लेस्ड है। इरकॉन और राइट्स, ये दो काउंटर्स पूरे स्पेस से शरद जी को अच्छा लग रहा है, यहाँ पे हाथ लगा सकते हैं। चलिए अब आईपीओ की भी बात कर लेते हैं। इस हफ्ते बाजार में 1325 करोड़ के 6 नए आईपीओज आएंगे, और 3 मेन बोर्ड पर तो 3 एसएमई आईपीओ आएंगे, और वही कुछ लिस्ट भी होंगे। तो इसकी पूरी जानकारी कंचन ही बताएंगे आपको। कंचन बताइए। जी, आईपीओ मार्केट में भी हमें एक अच्छा खासा धमाका इस हफ्ते जो है वो देखने को मिल सकता है। जैसे कि आपने मेंशन किया, 3 मेन बोर्ड के आईपीओ हैं और 3 यहाँ पे हमें एसएमई के आईपीओ देखने को मिलेंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस हमें 12
यहाँ पे लिस्टिंग भी जो है वो होती हुई दिखाई देगी। टोटल वैल्यू अगर देखी जाए आईपीओ जो आने वाले हैं तो वो है 1325 करोड़ की। अगर हम एक एक करके आईपीओ को समझे तो पहला जो मेन बोर्ड का आईपीओ है वो है यूरो प्रतीक सेल्स। यहाँ पे 16 से लेके 18 सितंबर यानी कि कल से लेके 18 तारीख तक ये जो आईपीओ है वो खुला हुआ रहेगा। इशू साइज की बात करी जाए तो 450 करोड़ का इशू साइज है और जो कंपनी है वो डेकोरेटिव के बिजनेस में इस टाइम पे कामकाज कर रही है। वीएमएस टीएमटी का आईपीओ देखा जाए तो ये भी 16 तारीख से लेके 19 तारीख तक आपको मार्केट में ओपन दिखाई देगा। इशू साइज इसका करीबन 150 करोड़ का है और थर्मोमैकेनिकल के बिजनेस में कंपनी जो है वो कामकाज करती है। और आई वैल्यू इन्फो सोल्यूशन की बात करी जाए तो 18 से लेके 22 सितंबर तक ये आईपीओ आपको मार्केट में खुला हुआ दिखाई देगा। इसका जो इशू साइज है वो 560 करोड़ का है और टेक सर्विस एग्रीगेटर जो है बेसिकली बिजनेस में इस बिजनेस में कंपनी काम करती है। एसएमई आईपीओ की बात करी जाए तो यहाँ पे भी टेकडी, साइबर सिक्योरिटी, संपत एल्यूमिनियम, जेडी केबल्स का आपको एसएमई के अंदर आईपीओ, ये 3 आईपीओ आते हुए दिखाई देंगे। इनके भी इशू साइज आपको 40 से लेके 50 करोड़ के बीच में देखने को मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं लिस्टिंग की। अगर लिस्टिंग की बात करी जाए तो सबसे पहले अगर हम एसएमई मेन बोर्ड की बात करें तो वहां पे अर्बन कंपनी की आपको जो लिस्टिंग है वो होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पे ग्राफिक्स में थोड़ा सा इशू आपको दिखेगा, लेकिन पहला जो है वो अर्बन कंपनी है, दूसरा जो है वो देव एक्सेलरेटर है और साथ में श्रीनगर हाउस ऑफ मंगलसूत्र का जो लिस्टिंग है वो आपको होती हुई दिखाई देगी। ये तो मेन बोर्ड की लिस्टिंग थी। अगर हम बात करें एसएमए लिस्टिंग की तो काफ़ी सारी कंपनी एसएमए में भी है। टोटल मैंने जैसे कि बताया कि 12 कंपनी है जिसमें से 3 कंपनी मेन बोर्ड की है और बाकी की जो 9 कंपनीज है जो कि आपको स्क्रीन पे दिखाई भी दे रही है ये भी आपको इस हफ्ते ही बाजार में जो है लिस्ट होती हुई दिखाई देगी। तो प्राइमरी मार्केट का जो जलवा है वो अब हमें सेकेंडरी मार्केट में भी देखने को मिलेगा। शुक्रिया कंचन, शुक्रिया इस पूरी चर्चा के लिए। शरद जी, ये अर्बन कंपनी इसकी लिस्टिंग और पोस्ट लिस्टिंग क्या अप्रोच रखनी चाहिए? जिस प्राइस पे आईपीओ था ये, और आपका हाउस भी क्या था अर्बन कंपनी पे? इस पे तो हम लोगों को लग रहा था कि थोड़ा सा वैल्यूएशन शायद फुल है, तो ये 3 जो आए थे इसमें से हम लोग को सबसे सही वैल्यूएशन कंफर्ट वाइज श्रृंगारी लग रहा था। बाकी तो अर्बन कंपनी भी हमें लगा कि थोड़ा सा फेयरली टू फुल्ली वैल्यूड था। अगर आप ईवी टू सेल्स देखें तो बहुत ज्यादा अपसाइड 2 साल फॉरवर्ड में भी नहीं मिल रहा था, तो हम लोग बहुत बुलिश नहीं थे। हाँ, हो सकता है अभी सेंटिमेंट थोड़ा सा बुलिश है तो लिस्टिंग के आसपास आपको थोड़ा हाइप या यूफोरिया दिखे, बट हम लोगों को वैल्यूएशन वाइज बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगा। वैल्यूएशन वाइज कंफर्टेबल नहीं लगा। वीरू सर, आप इस्तेमाल करते हैं अर्बन कंपनी? नहीं, एक बार इस्तेमाल की थी, फिर मैंने इससे खुद सेटिंग कर ली थी, दोबारा जरूर जाने की जरूरत नहीं पड़े। ये वैसे अच्छी स्ट्रैटेजी है। हाँ, झूठ नहीं मतलब मुझे सर बहुत अर्बन कंपनी एक्सपेंसिव लगती है। मैंने बस ड्रिलिंग के लिए इस्तेमाल किया था, मतलब मुझे एक्सपेंसिव लगी, तो मेरी दरख्वास्त थी कि थोड़ा कम किया जाए अर्बन कंपनी की सर्विसेज। हाँ, हमने 50% पे सेटिंग कर ली थी, झूठ क्यों बोल रहे? ठीक है, काफी अच्छी स्ट्रैटेजी होती है। ठीक है, अर्बन कंपनी वेल। अनुज, ये नायका की श्रेणी में या फिर जोमेटो और स्विगी उस श्रेणी में आप इसको कहाँ रीड करेंगे अर्बन? देखिए वीरू, देखिए मैं एक चीज़ बोलता हूँ, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ, एक होता है ब्रांड और एक होता है स्टॉक। देखिए इसमें कोई डाउट नहीं है कि जब पेटीएम आया था तो सबसे शानदार ब्रांड था, लेकिन क्या उस प्राइस पे वो शानदार स्टॉक था? उसका जवाब था नहीं। अर्बन कंपनी एक बहुत शानदार ब्रांड है, लेकिन क्या ये इस प्राइस पर एक अच्छा मतलब इन्वेस्टमेंट है या नहीं, ये कहना थोड़ा सा टफ होगा। क्योंकि देखिए एक तो पूरा का पूरा ओएफएस था, आई मीन काफ़ी हद तक तो ओएफएस था 1428 करोड़ का, और ज़्यादातर इनकी जो थी वो अदर इनकम ही थी। तो इसके लिए ओएफएस कर रहे हैं, प्लस थोड़ा सा डाइल्यूशन भी हो रहा है, फ्रेश इशू भी है यहाँ पर। तो मुझे लग रहा है कि ये प्लस इसमें आप देखिए जो एग्ज़िट कर रहा है वो कौन है? टाइगर ग्लोबल है ना। टाइगर ग्लोबल एग्ज़िट कर रहा है, और टाइगर ग्लोबल ने 6 साल में सिर्फ 9% का IRR कमाया है। तो ऐसा क्या उनको जल्दबाजी हो गई कि इसको वो बेच रहे हैं, जिसमें कि पहले उन्होंने इतने बड़े बड़े डिसरप्टर्स में हंड्रेड्स थाउजेंड्स ऑफ टाइम पैसा बनाया। एग्जांपल देता हूँ आपको, फ्लिपकार्ट, इटर्नल, ग्रो में इन्होंने मैसिव पैसा बनाया। तो इसमें क्यों वो इतने कम प्राइस पर इतने कम इन्वेस्टमेंट में निकलने की कोशिश कर रहे हैं? तो मुझे तो मामला जमा नहीं। बाकी खैर मार्केट में बहुत कुछ होता है। अब देखिए सब्सक्रिप्शन तो हो ही गया उसका 104 टाइम्स, तो चलेगा तो सही है, लेकिन पैसा नहीं बनेगा, मेरा ये मानना है। हाँ, आपको लिस्टिंग गेन जरूर मिलेंगे, क्योंकि अगर कोई स्टॉक 104 गुना सब्सक्राइब होगा तो पैसा बनेगा। ये IPO भी महंगा था, जहाँ लिस्ट होगा तो वहाँ तो और भी महंगा होगा। तो ये मेरा व्यू रहेगा।
चलिए, तो ये है थोड़ा सा व्यू। खैर लिस्टिंग गेंस पे थोड़ा सा और एक्सपेंसिव हो जाएगा, मतलब उस प्राइस पे शायद। खैर अब एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक दो ट्रेड्स को देख लेते हैं, फिर बढ़ेंगे बिग मार्केट वॉइसेस की कड़ी की तरफ। राजेश जी ने एक ट्रेड पिक किया था, दैट्स BDL। बहुत शानदार ट्रेड रहा वो। हमने इस कुछ देर पहले 4 का चौका मिला था, डे हाई पर आता हुआ। फिर लेके आई आप कमेंस डे हाई पर, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट कर रहा है। और ऑटो में यूनोमिंडा, ये भी स्टॉक जो है वो दिन के सर्वोच्च स्तरों पर आके ट्रेड कर रहा है। मेरे स्क्रीन पे अभी 1303 पे। राजेश परवी जी, आपका टेक इस पे क्या है? ये 10 डे में से फिर एक रिवर्सल लेता हुआ यूनोमिंडा, बेस्ट परफॉर्मेंस दी है इसने पिछले 1 महीने में। अभी कोई टेक? तो बिल्कुल वीरेन जी, ऊनो मिंडा पे व्यू बुलिश ही है और हमें लगता है कि ये स्टॉक वापस अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी को बहुत जल्द रिगेन करने में कामयाब होते हुए दिखेगा। डिस्क्लेमर, ये कॉल हमने हमारे क्लाइंट्स को ऑलरेडी शेयर किया हुआ है और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से 1340 तक की अपसाइड के टारगेट हमने सजेस्ट किए। डाउन साइड में हमें लगता है यहाँ पे एग्जैक्टली अगर देखें तो स्टॉक में जो एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग थी 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास से ही वापस यहाँ पे बाइंग इंटरेस्ट बनते हुए दिखा है। तो 1285 के स्टॉप लॉस से बाय पोजीशन होल्ड की जा सकती। 1340 पहला टारगेट, सेकंड टारगेट 1380 आते हुए दिख सकता है। ओके, चलिए काम करते हैं, इस नोट पर एक ब्रेक लेते हैं। उसके बाद हमारे साथ DI चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चोकसी जुड़ेंगे। चलिए अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ DI चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चोकसी जुड़ रहे हैं बिग मार्केट वॉइसेस में। देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। क्या लग रहा है मार्केट ने एक बेस बना लिया है और अब शायद एक जो इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस रही है उसको शायद कुछ हद तक अब उससे दूर आने की कोशिश हो रही है? अनुज, गुड आफ्टरनून। आई थिंक थोड़ा टेलविंड इज क्वाइट स्ट्रांग नाउ, क्योंकि एक तरफ आपके जो टैक्स के माध्यम से जो GST का जो एक बूस्ट मिला है, उसके साथ में एक उम्मीद ऐसी बनती है कि ये फेस्टिव सीजन के बाद आई थिंक वी विल बी सीइंग अ सिग्निफिकेंटली लार्जर अमाउंट ऑफ कंजम्पशन लेड रेवेन्यू एंड द प्रॉफिट इन द बुक्स ऑफ कॉर्पोरेट्स। तो ये कहाँ पे हम लोग का एक कैलकुलेशन बैठ रहा है कि दिस इज गोइंग टू बी अ स्ट्रांग टेलविंड फॉर नेक्स्ट हाफ, दैट इज सेकंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर के लिए। दूसरी तरफ देखें तो बिकॉज ऑफ हायर अमाउंट ऑफ परचेसिंग पावर इन द हैंड्स ऑफ द कंज्यूमर, हालांकि ये क्वार्टर के अंदर आई थिंक ज्यादातर स्पेंडिंग नहीं होता हिस्टोरिकली, फिर भी आई थिंक मोस्ट ऑफ द कंपनीज आर टुडे फाइंडिंग दैट देयर सेल्स हैव बीन आई थिंक स्टेडी टू बेटर in this particular period, save and accept the situation of this GST related uncertainty for few weeks. But otherwise, I think most of the companies के लिए I think काफी अच्छा कारोबार ये क्वार्टर के अंदर भी रहा है, which again promises that I think second half के अंदर this will be a better one because of the higher amount of disposable surplus, the discretionary spending is also increasing. और साथ में जो इंटरेस्ट रेट के अंदर जो कम हुए हैं उसके अंदर रियल एस्टेट और कंज्यूमर रिटेल के अंदर आई थिंक द कॉस्ट ऑफ फंड कम होने के कारण भी एक आई थिंक अच्छा एक कंजम्पशन लेड ग्रोथ देख रहे हैं हम कंपनीज की बुक्स के अंदर। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि इसकी जो पूरी इम्पैक्ट है वो सितंबर एंडेड क्वार्टर के बाद अगले क्वार्टर से दिखनी शुरू हो जाएगी बैलेंस शीट्स के अंदर कंपनियों की। सो मार्केट इज राइट नाउ गेटिंग एडजस्टेड टू इट। ऐसा समझता हूँ दिस साइडवेज मूवमेंट इन द मार्केट प्रोबेबली इज गिविंग अ फैंटास्टिक अपॉर्चुनिटी एटलीस्ट इन सम ऑफ द सिलेक्ट कंपनीज के जहाँ पे वैल्यूएशन एक्सपेंसिव नहीं है फिर भी कंपनियां अपने पुराने दाम से मिल रही है, तो शायद एक अपॉर्चुनिटी गिनी जानी चाहिए सम ऑफ द केसेस। ओके, अच्छा देवेंद्र जी, मैं निफ्टी ऑटो आपके स्क्रीन पे रखता हूँ। सितंबर 2024 का हाई था इसका करीब 27,300 की ट्रैजेक्टरी, एक बार ऑलमोस्ट हम उसी ट्रैजेक्टरी में आ चुके हैं। पोस्ट दिस आई थिंक GST कट, पहले अनाउंसमेंट, फिर एक मूव, फिर कट होने के बाद एक मूव, बट ट्रेडिंग गेंस या फिर जो मिड टर्म पोजिशंस थे, क्या एक बार के लिए प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करना चाहिए? और एक व्यू आपका ये भी कि अगर थोड़ा सा टाइम और दें तो प्रीवियस हाइज को क्रॉस करके और डोमिनेट करने की ऑटो की संभावना आपको कितनी लगती है? तो अगर हम गए साल का सितंबर का जो निफ्टी का प्रीवियस हाई है 26,300 का, वो लेवल को फास्ट फॉरवर्ड 6 महीने लेके जाते हैं, तो शायद दिसंबर टू मार्च के क्वार्टर के अंदर हमें लेवल के आसपास निफ्टी ट्रेड करते हुआ दिखेगा, ऐसा एक पॉसिबिलिटी, एक संभावना बनती है। बिकॉज बाय दैट टाइम द मार्केट वुड हैव आल्सो स्टार्टेड डिस्काउंटिंग द अर्निंग्स फॉर द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर एंड बियॉन्ड।
तो मैं ऐसा समझता हूँ कि एक पॉसिबिलिटी डेफिनेटली गिन के जाना चाहिए निफ्टी के लिए। जो निफ्टी के अंदर जो बड़ी कंपनियां हैं उनके अंदर भी आई थिंक अर्निंग का ग्रोथ हम सिस्टमेटिकली आगे बढ़ते देख रहे हैं। पर्टिकुलरली बैंकिंग क्षेत्र के अंदर कंपनियों के मुनाफे बेटर आने चाहिए, ऐसा हम समझ के चलते हैं बिकॉज ऑफ द हायर अमाउंट ऑफ ग्रोथ एक्टिविटी। सो ओवरऑल डेफिनेटली 2025 एक साइडवेज कंसोलिडेशन ईयर गिना जाना चाहिए। 2026 के अंदर हम समझते हैं कि कपल्ड विद अर्निंग ग्रोथ द अदर टेलविंड्स व्हिच वी टॉक्ड अबाउट, आई थिंक मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल मार्केट के नए लेवल हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कैलेंडर ईयर 2026 और फाइनेंशियल ईयर 26-27 में। ओके देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रहे हैं। आपने कहा बैंक्स को लेकर थोड़ी पॉजिटिव अर्निंग ग्रोथ वहाँ पे आपको ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है उससे। पिछले कुछ सत्रों से देख रहे थे हम बैंकिंग अंडर परफॉर्म कर रहे थे और अब दो सत्रों हैं जहाँ पे बैंक से सपोर्ट मिल रहा है। पीएसयूज या प्राइवेट, कहाँ पर आप ज़्यादा उम्मीद लगा के चल रहे हैं और कौन से स्टॉक्स इस पूरे स्पेस में आपको अच्छे लग रहे हैं? सो पीएसबीज के अंदर जो ग्रोथ आना है बैंकिंग चाहे स्टॉक के प्राइस के अंदर दाम के जो स्टॉक प्राइस के दाम बढ़ने के लिए जो हम लोग बात कर रहे हैं, दैट विल बी लेड बाय द गवर्नमेंट्स पॉजिटिव अनाउंसमेंट ऑन कंसोलिडेशन। गवर्नमेंट ने ऑलरेडी इंडिकेट कर दिया कि वो चाहते हैं कि 4 बड़ी कंपनियां बने 2047-25 साल के बाद। दे आर एक्सपेक्टिंग कि बड़ी कंपनियां बनती है 4 बैंकिंग क्षेत्र के अंदर गवर्नमेंट के पीएसबीज के अंदर। So that will cater to the developed nations का जो एक अपना फॉर्मूला है उसके अंदर वो they will be the right choice of companies to cater to. But as of now उसका जो एक कार्यक्रम बोलते हैं जिसको बोलते हैं कि by that time I think they want to do achieve it. I think उसका अभी तक जो एक मार्गदर्शन मिलना चाहिए वो मिला नहीं है. So there is an expectation. So PSBs के अंदर on their expectation the prices will remain firm in coming times also. ऐसा मेरा मानना है. Though working wise, I think they would be still languishing compared to I think their private sector peers, because private sector peers के अंदर I think they are systematically building the front end in form of fintech and in turn I think growing the businesses faster than public sector banks. So if you are asking me in the near to long term, my preference definitely would remain with some of the large private sector corporate banks and NBFCs जहाँ पे growth नॉर्मल ग्रोथ के हिसाब से देखा जाए तो शायद 2 गुना या 3 गुना के आसपास चल रहा है। तो दैट काइंड ऑफ अप्रोच आई थिंक वी वुड लाइक टू कैरी, लार्जर फोकस ऑन द कॉर्पोरेट एंड द लार्जर एनबीएफसीज। ओके, चलिए तो ये समय बैंकों पर व्यू। अच्छा देवेंद्र जी, एक चीज़ जो मैं आपसे काफ़ी समय से डिस्कस करना चाह रहा था कि मार्केट में इस समय जो पूरा का पूरा मूव है वो आ रहा है रिटेल के पैसे से। एफआई सेलिंग कर रहे हैं और डीआईएस की बाइंग है और रिटेल खुद भी वैसे पैसा डाल रहा है। क्या यही ट्रेंड कंटिन्यू करेगा आपके हिसाब से या फिर आगे एफआई की बाइंग के भी चांसेस रहेंगे? सो आई थिंक एफआई की बाइंग के लिए जो रुपया डॉलर का जो दाम है वो 85-85.5 तक आना जरूरी बनता है। अगर टैरिफ रिलेटेड सिचुएशन सेटल हो जाती है तो मैं ऐसा समझता हूँ कि रुपी विल वंस अगेन कम बैक टू 85.5 के आसपास आ सकता है, एंड दैट इज अ टेलविंड, दैट इज वेयर प्रॉब्ली सम ऑफ द एफपीआईज विल कम बैक इनटू द मार्केट। एज रिगार्ड्स द डोमेस्टिक मनी इज कंसर्न, मेरा ऐसा मानना है कि 28,000 करोड़ का मंथली जो एसआईपी का बेस सेट हुआ है वो शायद आई थिंक इन अ रेंज ऑफ अराउंड 7 to 10% आई थिंक इट विल ग्रो इन अ सिस्टमैटिक मैनर इन एवरी क्वार्टर। सो अगर ये हिसाब से हम देखें तो शायद आई थिंक 20% का ग्रोथ इजीली पॉसिबल लग रहा है हमें 4 क्वार्टर के अंदर इन द मंथली एसआईपी। अगर इफ दैट इज सो देन आई थिंक वी आर टॉकिंग अबाउट 4 क्वार्टर्स डाउन द लाइन 34-35,000 करोड़ वर्थ ऑफ बेस एसआईपी फॉर द म्यूचुअल फंड। और ज्यादातर समझते हैं कि इंश्योरेंस कंपनीज या प्रोविडेंट फंड कंपनीज का भी जैसे मार्केट के अंदर एक्सपोजर बनता है, जैसे अभी आईपीओ माध्यम के अंदर सेबी ने थोड़ी छूट-छाट दी है तो उनके अंदर उनका एक एक्सपोजर बनता है। तो मैं ऐसा समझता हूँ कि ओवरऑल the domestic money flow will definitely support the market going forward. So that is a very strong fabric on which I think we all are banking on today. देवेंद्र जी, कमोडिटीज में क्या चीज़ कर रहे हैं आप लोग, चाहे वो मेटल्स हो चाहे वो केमिकल्स हो या फिर इवन फॉर दैट मैटर आई थिंक प्रीशियस मेटल्स, गोल्ड फाइनेंस कंपनियां, यहाँ पर चॉइस क्या है आप लोग की? So I think the precious metal के अंदर ज्यादातर तेजी जो हमें सबको समझ में आ रही है is all because of the central bank's treasury buying the gold and silver as against buying the dollar assets.
So to a greater extent, I think that explains कि गोल्ड और सिल्वर के दाम मजबूत हैं। हम पर्सनली उसके अंदर ज्यादा कुछ ट्रेड नहीं करना चाहेंगे क्योंकि हमें लगता है कि आई थिंक इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द सेंट्रल बैंक ट्रेजरी ऑपरेशन ये दाम मजबूत बने हैं, तो शायद उसके ऊपर उसके ऊपर कोई ज्यादा व्यू नहीं बनती है। बट जो दूसरे कमोडिटीज है, पर्टिकुलरली मेटल कमोडिटीज, फेरस एंड नॉन फेरस मेटल कमोडिटीज, उसके अंदर हमें ज्यादातर विश्वास है क्योंकि बोथ फेरस नॉन फेरस दोनों के अंदर जो डिमांड सिनेरियो जो बन रहा है, दैट डिमांड सिनेरियो इंक्रीजिंगली कन्विंस कर रहा है कि आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम दिस इज गोइंग टू बी मूविंग इन अ फॉर्मल डायरेक्शन। Maybe today, because of the uncertainty of the tariff and global vitiated global outlook, थोड़ा बहुत वहाँ पे आपको एक चैलेंज मिल रहा है, but otherwise I think domestic as well as I think globally, we believe that I think some of the white metals particularly will have really better time going forward. So we remain more confident about white metals. We are confident about copper as well, to add into the portfolio as far as the stocks are concerned. वाइट मेटल्स, कॉपर जैसे स्टॉक स्पेसिफिक अगर होना है तो इन सारे स्पेस पे आप दाव लगाना चाहेंगे। देवेंद्र जी, बात कर रहे हैं हम कहाँ पे आपको थोड़ा पॉजिटिविटी नज़र आ रही है, लेकिन अगर मैं सवाल करूँ आपसे, कहाँ थोड़ा आप अंडरवेट हैं या फिर कम उम्मीद है, कोई ऐसा स्पेस है तो वो कौन सा होगा? हम ज्यादातर अंडरवेट रहेंगे पब्लिक सेक्टर कंपनीज के अंदर के, जहाँ पे हमें ज्यादा क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है बिजनेस मॉडल की, क्योंकि ग्रोथ अच्छा है बट फिर भी आई थिंक कंपैरेटिवली दूसरे सेक्टर के अंदर ज्यादा हमें पसंद है कंपनियां की जो टेक्नोलॉजी के माध्यम से आगे बढ़ रही है। आइदर दे आर कंज्यूमिंग द टेक्नोलॉजी और दे आर इनेबलिंग द टेक्नोलॉजी। इन whichever way you look at it, I think we find some of these companies are really growing faster compared to others who are basically predominantly technology users or technology developers. तो उससे उधर हमें ज्यादा पसंद है कंपनीज which are in engineering, R&D segment, EMS segment, कि जहाँ पे they are supplying the embedded solutions along with the software to some of the user industry or OEMs. तो हमें ये सेगमेंट ज्यादा पसंद है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। And at the same time, those companies which are using or consuming technology, they are also relatively growing faster. तो यहाँ पे क्विक कॉमर्स भी हो सकता है, वहाँ पे NBFC कंपनीज हो सकती है, तो वहाँ पे हमें ज्यादातर कॉन्फिडेंस बेटर बन रहा है बिकॉज आई थिंक दे यूज द टेक्नोलॉजी वेल। ओके, चलिए एक आखिरी सवाल मेरी तरफ से, ये जो BSE, एंजल वन, इन स्टॉक्स में इतनी बड़ी करेक्शन आई है, इसमें आप क्या कर रहे हैं? बाइंग कर रहे हैं या फिर अभी दूर रहेंगे? नहीं, आई थिंक हम लोग थोड़े बहुत केयरफुल रहना चाहेंगे बिकॉज ओवरऑल आई थिंक जो नंबर्स उन लोग ने अभी तक डिस्काउंट ब्रोकरेज प्रैक्टिस के अंदर, पर्टिकुलर द डिस्काउंट ब्रोकर्स जिन्होंने नंबर्स रजिस्टर्ड किए हैं, probably I think they are in a middle stage at this point of time, whether they would like to continue with discount brokerage model or they would like to bring in the value-added service model in form of different products. तो शायद वहाँ पे क्लैरिटी हमें as of now नहीं दिख रही है। At the same time, I think newcomers like Upstock और Grow जैसी कंपनियां मार्केट में भी एंटर होने जा रही है। This particular competition, I think the clarity is not at all emerging कि कैसे वहाँ पे ये लोग डिस्काउंट प्लेटफॉर्म के ऊपर काम करेंगे। So we are not very comfortable doing that. Exchange business, yes, I think we remain very positive about, and we feel that any correction in the price in the exchange business, जो कि आज की तारीख में BSE का वैल्यूएशन सस्ता नहीं है, बट फिर भी कोई कारण से करेक्शन मिलता है, तो आई थिंक दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय इनटू द एक्सचेंज बिजनेस। ओके, देवेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में आज शामिल हुए, सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे अपनी राय रखी, आपने बहुत बहुत शुक्रिया। क्लोज 25069, कुछ हासिल भी बहुत कुछ हुआ हमें और हम कुछ हासिल कर भी नहीं पाए, बट अनुज स्टिल इट्स अ क्लोज अबाउट 25,000 और बैंक निफ्टी उस 100 डिमा के ऊपर। क्या अप्रोच रखें कल के लिए अनुज? ट्यूसडे और एक्सपायरी डे, आज ऑप्शन राइटर्स ने ग्रैब करने की कोशिश किया इस सेशन को। बिल्कुल, देखिए एक चीज़ मैं कहूँगा कि आज भी मार्केट ने टेक्निकली हायर लो बनाया और ऑलमोस्ट सेम हाई जो प्रीवियस डे का, तो टेक्सचर अभी भी इंटैक्ट है, तो लॉन्ग पोजीशन ही कैरी करनी होगी। अब आप लॉन्ग कैसे कैरी करेंगे और क्या करेंगे? एक तरीका ये हो सकता है कि आप एक तो हेज करें मंथ एंड के पुट ऑप्शंस के थ्रू और कैरी करें शायद बैंक निफ्टी को, क्योंकि बैंक निफ्टी जो है वो रिलेटिवली अब बेटर आपको मोमेंटम दे रहा है कंपेयर टू निफ्टी। 2-3 दिन से 54,800 के ऊपर 2-3 दिन अब हम टिक गए हैं, तो एक ब्रेकआउट के साइन अगर मिल रहे हैं तो वो बैंकों में, तो आई थिंक वो एक बेटर अप्रोच रहेगी बैंक निफ्टी में। चलिए यतिन के पास चलते हैं और जानते हैं कि आज
डीलिंग रूम से क्या फीडबैक मिल रहा है? गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। आर गवर्नमेंट और गवर्नमेंट केपेक्स रिलेटेड थीम्स फिर से एक बार बाजार में कमबैक कर रही हैं। रेल स्टॉक्स या फाइनेंसिंग स्टॉक्स अगर आप देखें पीएसयू साइड पे तो काफ़ी अच्छा बिल्डअप लॉन्ग पोजीशंस का दिख रहा है एफएनओ सेगमेंट में। इनफैक्ट हडको एक ऐसा काउंटर है जहां डीलर्स खरीदारी की एडवाइस दे रहे हैं, बीटीएसटी की एडवाइस दे रहे हैं। बहुत सारे एचएनआईज यहाँ खरीदारी कर रहे हैं। ओपन इंटरेस्ट 4% बढ़ा है और फ्रेश बाइंग हडको में देखने को मिली है और डीलर्स को लगता है 226 से लेकर 228 तक के टारगेट्स यहाँ देखने को मिल सकते हैं। तो ये काउंटर है जहाँ डीलर्स तेज़ी के सौदे अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड कर रहे हैं। और इसी के साथ CDSL ये भी एक काउंटर है जहाँ आज डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स खरीदारी कर रहे हैं और डीलर्स के हिसाब से 1600-1610 तक के टारगेट्स यहाँ भी देखने को मिलने चाहिए। तो ये भी एक काउंटर है जहाँ डीलर्स बीटीएसटी की एडवाइस अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं। ओके, हुडको और सीडी से शुक्रिया यतिन जी जानकारी के लिए। यहाँ पे डीलर्स बेट लगा रहे हैं। चलिए अब बीटीएसटी और एसटीबीटी ट्रेड्स की शुरुआत करते हैं। बताइए गाबा सर, गुड इवनिंग। कौन सा स्टॉक चुना, बीटीएसटी एसटीबीटी? बीटीएसटी। गुड इवनिंग टू यू श्रेया। स्टॉक का नाम है हैवेल्स इंडिया। 1593 के आसपास ट्रेड करता है। स्टॉप होगा 1587, करीब 6 रुपए का। 1620 पॉसिबल है हैवेल्स इंडिया। हैवेल्स इंडिया। चलिए शिल्पा जी बताइए, आपने क्या पिक किया कल के लिए? अनुज जी, यहाँ पे 361 पे एसबीटीएसटी रिकमेंडेशन है। फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 1082, यहाँ पे 1065 की स्टॉप लॉस से लॉन्ग बने रह सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1100 से लेके 1120। ओके, 361 पे आपका बाय कॉल है। राजेश पालवे जी, आपका ट्रेड? तो वीरेन जी, एसबीआई कार्ड पे यहाँ पे बाय करने की सलाह है और स्टॉक में जिस तरीके से बाइंग इंटरेस्ट बना है, थर्ड कंसेक्यूटिव वीक है जहाँ पे स्टॉक एक अच्छा मोमेंटम कैरी फॉरवर्ड करते हुए दिख रहा है। हमें लगता है एसबीआई कार्ड के टारगेट 905 910 की तरफ बनते हुए दिख सकते हैं। डाउन साइड में स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 886 के आसपास। 910 के टारगेट के लिए एसबीआई कार्ड अच्छी रैली बात भी कर रहे थे। अमित जी, आपकी पिक क्या होगी, क्या कैरी कर रहे हैं कल के लिए? जी श्रेया जी, मैं डीएलएफ के साथ जाऊंगा। यहाँ पे एक रिवर्सल ट्रेड बन रहा है। स्टॉक ऑलमोस्ट अपना 200 और 50 डेमा क्रॉस कर रहा है और एक अच्छा बेस बनाया है इसने। तो डीएलएफ बाय करें। 776 का कैश में प्राइस है। स्टॉप लॉस रहेगा 665 का और टारगेट्स यहाँ पे हमारे रहेंगे 800 एंड 810 के। मानस जी, आप बताइए आपने क्या कैरी किया? तो देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट में खरीदारी करके जाएंगे। एक फ्रेश ब्रेकआउट ऑलरेडी चार्ट्स पे देखने को मिला है, तो शायद यहाँ से भी 150-200 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो उसके फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 3360 का स्टॉप 3360 के करंट प्राइस चल रहे हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट में। स्टॉप लॉस लगाएंगे 3324 का और टारगेट सेट करेंगे 3435 के। बहुत ही स्ट्रॉन्ग वैल्यूएशन ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स में, करीब 5% के। राजेश सतपुते जी, आपका ट्रेड? वीरेन जी देखिए, मैं गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेके जाऊंगा। एक अच्छा मूव मिला, उसके बाद ये कूल ऑफ हो रहा है और ये जो कूल ऑफ है मुझे लगता है ये एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी कल के लिए। सो गोदरेज प्रॉपर्टीज एट अ लेवल ऑफ 2044 इट्स अ बाय। हम 24 पॉइंट यानी 2020 पे स्टॉप लॉस रखेंगे और अगर मैं सही हूं तो इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा इसका 50 डेमा जो करीबन 2080 के आसपास आएगा। सो 2080 से लेके 2100 मुझे लगता है ये इसका कल का बीटीएसटी का टारगेट होगा। ओके, चलिए गोदरेज प्रॉपर्टीज़ ये होगी बीटीएसटी के लिए राजेश जी की पिक। वीरू के पास चलते हैं। आज की मार्केट ब्रेथ कैसी रही? मेरे ख्याल से आज भी थोड़ी तो पॉजिटिव ही रही होगी वीरू। ठीक थी, पॉजिटिव ब्रेथ। इनफैक्ट ब्रेथ ठीक थी अनुज, अगर आप देखें कोई काफ़ी ख़राब नहीं थी। बट थोड़ा निफ्टी आईटी का चलना अगर आप देखें तो ना चलना थोड़ा सा बैलेंस कर रहा था लूजर साइड को। ऑल दो लॉन्ग्स बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन होल्ड कर रहे थे आज भी, क्योंकि बैंक्स चले, आज पीएसयूज चले। लॉन्ग 94, 33 शॉर्ट कवरिंग, शॉर्ट 73 और लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 12 में। बट स्टिल डिजिट्स नंबर्स जो झुकाव था वो लॉन्ग साइड पे था। वोडाफोन आइडिया, इसने अगर आप देखें तो नए कयासों के चलते आज एक स्ट्रॉन्ग मूव दिया। एसबीआई कार्ड्स, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स, इरिडा, सिमेंस, आज कैपिटल गुड्स, आज रेलवे, ये थीम बहुत थी। एंड मोस्ट स्पेशली पीएसयूज। एनएचपीसी में शॉर्ट कवर था, डीएलएफ में खबर का इम्पैक्ट था, भारत डायनेमिक्स में रिवर्सल था, अगेन पीएसयूज थीम, डिफेंस स्पेस, लोरा डेवलपर्स और अबुजा सीमेंट। उसके बाद शॉर्ट्स कहाँ पे बने? शॉर्ट्स बनने के क्रम में सबसे ऊपर रहा आज बंधन बैंक। प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में एशियन पेंट्स कोलैप्स हुआ, एमएनएम में प्रॉफिट टेकिंग हुई। उसके बाद एक शॉर्ट का फेज शुरू हुआ, सिप्ला एंड बायोकॉन। और आज जहाँ पे प्रॉफिट्स कैश में कन्वर्ट हुए उसमें मेटल्स की बास्केट थी, उसमें नाल्को, एनएमडीसी, एचडीएफसी एएमसी, एसआरएफ और ग्लेनमार्क जैसे स्टॉक रहे। एसआरएफ ने थोड़ा सा डिसअपॉइंट किया। एक बार जरा एसआरएफ का टेक चेक लेते हैं। एसआरएफ, इनफैक्ट एसआरएफ केमिकल बास्केट में और कुछ अगर आप देखें जैसे लाइक एशियन पेंट्स, यहाँ पर भी काफ़ी पेन था। एसआरएफ का रिवर्सल शुरू हुआ
एक बार के लिए इसको अगर आप आज के लो को देखें तो जब 10 सितंबर को इसने काटा था 20 डे में, बड़ी अच्छी तेज़ी आई थी बट कोलैप्स हुआ। आपकी राय राजेश जी? आई मीन अभी तो खैर शॉर्ट का मन तो नहीं है खैर राजेश पालवे जी, बट स्ट्रेंथ कहाँ पे आएगी? आई मीन 3000 3010 के ऊपर, 3020 के ऊपर ही अभी कोई कंसिडर करने की जरूरत नहीं है इस स्टॉक को? तो आई थिंक यस वीरेन जी, अगर वीकली चार्ट पे देखें तो पिछले 4-5 वीक से एक रेंज में ही स्टॉक साइडवेज कंसोलिडेशन दिखा रहा है। यहाँ पे इमीडिएट हर्डल जो कि 50 डे मूविंग एवरेज के आसपास है, 3000-3015 की रेंज में वो लेवल क्रॉस होंगे तो यस यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग का मूव देखने को मिलेगा। हालांकि स्टॉक में एक ब्रेकआउट तो हुआ है और स्टॉक होल्ड आउट करने की कोशिश कर रहा है, तो अभी जिनके पास ट्रेड है उनके लिए स्टॉप लॉस होगा 2910 का। अगर वो लेवल को होल्ड करने में कामयाब रहता है तो एक पुल बैक जरूर बनते हुए दिखना चाहिए टुवर्ड्स 3000-3015 की तरफ। ओके एसआरएफ फिलहाल ये व्यू डेज लो पर बंद होने की तैयारी, लगभग 0.25% गिरा आज के सत्र में। यहाँ पर थोड़ा प्रेशर। बैन अपडेट ले लेते हैं और आप बताते हैं कि इस बार बैन में कौन जा सकता है। एंजल वन वादा बैन में जा सकता है, 105% की पोजीशन बनी है इस पर्टिकुलर काउंटर में। और वायदा बैन से बाहर हो सकता है आरबीएल बैंक की पोजीशन घटकर 84% हो गई। तो ये अपडेट्स आरबीएल बैंक और एंजल वन में। शानदार रैली पूरे कैपिटल मार्केट स्टॉक्स में थी, इसीलिए देखिए एंजल वन। एक बार कुछ और स्टॉक्स डिस्कस कर लेते हैं जहां पर ठीक ठाक तेज़ी। हैवेल्स गाबस ने सुझाया आज के सत्र में और सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट भी थी। 1720 तक के टारगेट हैवेल्स के लिए आए हैं। शानदार रैली। इसके अलावा पूरे स्पेस में एम्बर एंटरप्राइजेस भी चुना गया। वोल्टास, एक बार वोल्टास रखिएगा स्क्रीन पर, वोल्टास क्या कर रहा है वो भी देख लेते हैं। लगभग 1% अप। साथ ही ब्लू स्टार का भी चार्ट रख दीजिए स्क्रीन पर। ब्लू स्टार में कैसा मोमेंटम पिछले कुछ सत्रों से जीएसटी के बाद देखिए निचले स्तरों से ये भी रिकवर हुआ है। गावा सर, ब्लू स्टार या वोल्टास हैवेल्स के अलावा कौन सा बेटर लग रहा है? क्या कोई ट्रेड यहाँ पर देख रहे हैं आप या फिर अभी हाथ नहीं लगाना चाहिए? ब्लू स्टार साइडवेज है, इसमें ट्रेड तो नहीं बनता, बिल्कुल नहीं, क्लियर कट। रही बात वोल्टास की, बट वोल्टास आई थिंक स्लाइटली बेटर देन ब्लू स्टार। 14 पर ट्रेड करा है, स्टॉप लगाएंगे करीब 1412 का, ज्यादा नहीं 1440 पॉसिबल है। एक्चुअली दोनों को अवॉइड करें तो ठीक रहेगा। दोनों को अवॉइड किया जा सकता है। फिलहाल हैवेल्स से बेटर लग रहा है। और क्लियरली आज का सेक्टर ऑफ द रियल्टी स्पेस अच्छी खासी तेजी यहाँ पे हम देखने को मिली। और गोदरेज प्रॉपर्टीज जाते जाते राजेश सातपुते जी ने सुझाया लगभग 2% की तेजी यहाँ पे बन रही है। एक डिप। एक बार ओबरॉय रियल्टी का भी चार्ट देखेंगे, 2.5% के करीब यहाँ पर तेजी। राजेश सातपुते जी, ओबरॉय रियल्टी यहाँ पर कोई ट्रेड बन रही है? श्रेया देखिए, मुझे लगता है ओबरॉय का चार्ट भी अच्छा है। अगर आप कैंडलस्टिक पे देखें तो क्लीन दिखता है कि दिस इज अ बुलिश एनगल्फिंग विद द राइज इन वॉल्यूम। तो यहाँ पे इतना तो क्लैरिटी है कि यहाँ से एक मूव मिलना चाहिए। सो एज ए बीटीएसटी लेके जाना है तो 1640 का लेवल इंपॉर्टेंट था। 1647 करंट मार्केट प्राइस है। सो अकॉर्डिंग टू 1640 1630 शुड बी योर स्टॉप लॉस। एज ए बीटीएसटी इसका जो टारगेट होगा वो रहेगा करीबन 1675 से लेके 1700 का। तो यस, मुझे लगता है इसमें मोमेंटम कंटिन्यू होगा। कंटिन्यू हो सकता है मोमेंटम। और पूरे रियल्टी स्पेस में हम एक तेजी देख रहे हैं। ऑटो स्पेस थोड़ा बैकफुट पे था और लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। महिंद्रा एंड महिंद्रा आज डेज लो पर बंद होने की तैयारी, करीब 1.5% की गिरावट के साथ। आयशर मोटर्स देखिए, इसका भी चार्ट रखते हैं स्क्रीन पर। यहाँ पर 1% से ज़्यादा की गिरावट। महिंद्रा एंड महिंद्रा में अमित जी क्या इस गिरावट में हाथ लगाएं? काफ़ी अच्छे चले ये सारे ऑटो स्पेस। और रिपोर्ट आज सुबह फिर से मैं बता रही थी ब्रोकरेजेस की, काफ़ी ब्रोकरेजेस ने कवर किया। टॉप पिक्स में महिंद्रा एंड महिंद्रा, आयशर मोटर्स जैसे काउंटर्स शामिल हैं। तो इन स्तरों पर हाथ लगाना चाहिए या फिर थोड़ा और गिरावट देख रहे हैं आप? वेट करें। श्रेया जी, हमने महिंद्रा एंड महिंद्रा में रिसेंटली एक शार्प रनअप देखा था। अभी एक ऑर्डरली इसमें एक पुल बैक आ रहा है। ट्रेंड अभी भी यहाँ पे इंटैक्ट है। स्टॉक 10 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है। मेरी जितनी समझ है 20 डेमा लगभग 3450 के आसपास आता है। वहां पे अगर ये स्टॉक आता है और हमें कोई रिवर्सल मिलता है तो वहां पे हमें बाय ऑन डिप की रणनीति बनानी चाहिए। 3450 के लेवल्स में मिले तो यहाँ पे एक बाय इनिशिएट करना चाहिए विद स्टॉप लॉस ऑफ 3400 और इस ट्रेंड को राइड करने के लिए वंस अगेन। चलिए एक बार एसबीआई कार्ड वापस रखते हैं और एक बार अमित जी को रखिए वापस स्क्रीन पर, क्योंकि इसका आज का इंट्राडे हाई था 902 और सुबह 10 बजे के शो में अमित जी ने 900 के टारगेट के साथ इस कॉल को दिया था। इसका टारगेट हिट का स्टैंप लगा दीजिए एग्जैक्ट देखिए। और ये अच्छी एक काफ़ी बोल्ड कॉल रही। एक बार वापस इंट्राडे रखिए और इस पर ये देखिए ये 900 पर ये समय स्टॉक
हमें जो इसको बुक करें या आप कैरी करना है इसको? जी अनुज जी, इंट्राडे वालों को तो डेफिनेटली बुक कर लेना चाहिए। थोड़ा सा एक्सटेंडेड जरूर है, 5% अप है, तो कभी भी एक पुलबैक माइनर आ सकता है। ओवरऑल पोजिशनल टारगेट्स यहाँ पे 940 950 के बनते हैं। कोई भी डिप आए टुवर्ड्स 885 890 कोई भी कारणवश, तो हमें इसे फिर से बाय इनिशिएट करना चाहिए। चलिए, और एक SBI का आज हो गया, और इसी कार्यक्रम के दौरान, चर्चा के दौरान, जब एम्फेसिस से बातचीत हुई थी, आशीष ने कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स का उल्लेख भी किया था। लुक एट एम्फेसिस मिड कैप आईटी में टुवर्ड्स स्टे हाई, जो हमने बात की कन्विक्शन के साथ कि जनाब मिड कैप आईटी में सबसे स्ट्रॉन्ग स्टेबल एक अच्छा प्लेसमेंट इसका है। 2942 पे आके ट्रेड करता हुआ, और एक दो स्टॉक्स रखता हूँ। GMR एयरपोर्ट्स, इसको भी लेके आइएगा, सुबह ये भी बाय कॉल्स पे शामिल था। मेरे ख्याल से ये आशीष बहती जी की जो कॉल्स थी उसमें शामिल था। इट्स 8968, बहुत दिनों के बाद ये सारे एवरेजेस के ऊपर, बहुत दिनों के बाद ये अपने आप ये समझिए 21 जुलाई, मिड जुलाई से चली आ रही स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल, उसको बाइसेक्ट किया इसने। एक्टर साहब एक बार जरा प्लीज़ इसमें OI रखिएगा स्क्रीन पर, जरा OI को देखने के बाद थोड़ा सा कन्विक्शन मिलता है। राजेश पुते जी, आई मीन कंसिडर करने लायक है। आई मीन लुक एट OI 13.46 लाख शेयर्स। अगर ये कल 90 के ऊपर डिलीवर करना शुरू करे तो इसका सेटअप क्या कहता है? बेहतरीन सेटअप है वीरेंद्र जी। देखिए, अगर आप इसका डेली चार्ट देखो तो आपको दिखता है कि एक ट्रेंड रिवर्सल, एक रेजिस्टेंस था करीबन 88 के ट्रेजेक्टरी में। आज एग्जैक्टली उसी लेवल से ये पलटा है, और जिस तरह से ये दिन के हाई पे क्लोज हो रहा है, मुझे लगता है ये मोमेंटम कंटिन्यू होना चाहिए। अगर कल की बात करें तो मेरे हिसाब से इसका टारगेट का जो पहला रेजिस्टेंस आएगा या पहला टारगेट आएगा वो रहेगा 93 to 94 का। सो एट ए लेवल ऑफ 90 इट्स स्टिल अ बाय। कीप योर स्टॉप लॉस ऑफ 1 रुपये, यानी 89 का स्टॉप लॉस लगा के इस पोजीशन को कंटिन्यू करें, या फ्रेश भी लॉन्ग कर सकते हैं, नो इशू। जी, अगर आप मुताबिक देखें तो जो सेक्टर आज सबसे स्ट्रॉन्ग लॉन्ग अपने साथ कैरी कर रहा है, दैट्स रियलिटी। टेलीकॉम इसलिए क्योंकि आइडिया आके खड़ा हो गया, और आइडिया का थोड़ा बहुत भी OI जो है वो पूरे सेक्टर को ढा देता है। तो यहाँ पे रियलिटी, टेलीकॉम, इंफ्रा और पावर, ये, और इनफैक्ट कैपिटल गुड्स, जो कि LNT ने, सिमंस ने, ABB ने मूव दिखाया। टॉप 5 सेक्टर्स रियलिटी, टेलीकॉम, इंफ्रा, पावर एंड कैपिटल गुड्स। बैकफुट पे रहा आज फार्मा, जहाँ प्रॉफिट टेकिंग रही मेटल्स में, FMCG में और टेक्नोलॉजी में, और साइडवेज रहा आज न्यू एज और फाइनेंस। एक बार जरा न्यू एज की कैटेगरी में जरा प्लीज़ आप लेके आइएगा। सुबह जो मैंने बात की थी नायका में, हम अनुज में डिस्कस भी कर रहे थे, एक बार नायका रखिएगा। नायका ने आज एक 10 डे से रिवर्सल लिया था और 241 पे, तो फाइनली 4 दिन की सॉफ्टनेस के बाद, 4 दिन के साइडवेज मूव के बाद, थोड़ी कूलिंग ऑफ के बाद, 10 डे छूने के बाद, ये एक बार फिर से अपने आप को प्रिपेयर करता हुआ अपसाइड के लिए। तो इस कैटेगरी के स्टॉक्स में एक यहाँ पे नायका हो गया, हेवल्स का जिक्र किया श्रेया ने, दैट्स अ डे हाई टुवर्ड्स क्लोज, जिनमें काफ़ी अच्छी तेज़ी है, और एक है आपका एम्फेसिस। बस लास्ट स्टॉक मानस नायका, आपका टेक इस नायका जी, तो बिल्कुल देखिए, नायका का पैटर्न तो काफी पॉजिटिव है। पहले से हाई टॉप हायर बॉटम्स बन रहे थे, स्टॉक करेक्ट हुआ, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लेके रिकवरी दिखा रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे स्टॉप लॉस लगा के एक ट्रेड लिया जा सकता है। 234 के स्टॉप लॉस से आप खरीदारी करिए, इस उम्मीद में कि जो रीसेंट हाई था 248 का, अगर उसको ब्रेक कर गया तो 256 तक के भाव भी स्टॉक दिखा सकता है। ओके, नायका फिलहाल ये व्यूज़ पर डिहाई से थोड़ा फिसल, लेकिन अच्छी खासी तेज़ी के साथ हो रही है। क्लोजिंग, एक बार क्लोजिंग रखी स्क्रीन पर। निफ्टी 25,070-71 के लेवल पर क्लोज होने की तैयारी की। क्लोजिंग कैसी लग रही है? डिसअपॉइंटिंग? हाँ देखिए, पिछले 7-8 दिन का ट्रेंड देखेंगे तो कहेंगे डिसअपॉइंटिंग है। इंट्राडे चार्ट देखेंगे तो आपको लगेगा कि क्लोजिंग ख़राब है, लेकिन अगर मैं आपको निफ्टी का 1 हफ्ते का चार्ट दिखा दूँ तो उसमें आपको ये डिप दिखाई भी नहीं देगी, एक मामूली सी ब्लिप होगी। ये देखिए, ये हल्की सी ब्लिप, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है उसमें। तो इन दैट सेंस हाँ, लेकिन हैविंग सेड दैट, आज बहुत दिनों के बाद भले 1 पॉइंट से सही निफ्टी ने स्लाइटली लोअर हाई बनाया, मतलब जो फ्राइडे का लो था उससे भी डिफेंड किया, लेकिन फ्राइडे के हाई को आज हम क्रॉस नहीं कर पाए। काफ़ी दिन से हम लगातार प्रीवियस डे के हाई को क्रॉस कर रहे थे और प्रीवियस डे के लो से बेटर लो बना रहे थे इन दैट सेंस। लेकिन आई थिंक एक जो आज अच्छी चीज़ थी, बैंक निफ्टी जो है वो तीसरे या चौथे दिन लगातार जो है वो ग्रीन में बंद हो रहा है। और आई थिंक एक जो मार्केट की दिक्कत थी, अब वो थोड़ी सी भले टिक नहीं पाया ऊपर, लेकिन कम से कम ग्रीन में बंद हो रहा है और एक आउट परफॉर्मेंस के साइन है। अगर आप 1 हफ्ते का चार्ट देखेंगे बैंक निफ्टी का तो थोड़े सा आउट परफॉर्मेंस के साइन है। तो इन दैट सेंस ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं ना, ग्लास हाफ फुल ग्लास हाफ एम्प्टी, आप कैसे देखना चाहते हैं
उसके ऊपर डिपेंड करता है। चलिए क्लोज की तरफ बढ़ते हैं। 45 पॉइंट निफ्टी नीचे था आज 25,070 के आसपास, 25,065 एक्चुअली। बैंक निफ्टी ग्रीन में था, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 50 पॉइंट। निफ्टी आईटी ने प्रेशर डाला अच्छा खासा, 200 पॉइंट नीचे था, यानी कि 0.5% नीचे। यहाँ पर मिड कैप और स्मॉल कैप में अच्छी तेज़ी थी। मिड कैप 0.5%, स्मॉल कैप 3/4% ऊपर था। इस वजह से एडवांस डिक्लाइन देखिए एंड तक काफ़ी अच्छा रहा। एंड तक जो गैप था वो बना रहा एडवांस डिक्लाइन में। 1600 बढ़ने वाले शेयर, 1270 गिरने वाले शेयर। सेक्टोरल मूव्स देखते हैं आज कैसे रहे। गेनिंग सेक्टर्स में रियल्टी टॉप पे था 2.5% ऊपर, डिफेंस, एनर्जी, PSU बैंक्स, कैपिटल गुड्स और कैपिटल मार्केट्स जुड़े हुए स्टॉक। लूजर्स में सबसे ऊपर फार्मा करीब 2/3%, IT करीब 0.5%, ऑटो 1/3% रेड में रहे। निफ्टी लूजर से शुरुआत करते हैं क्योंकि आज मार्केट थोड़ा सा नीचे, चलिए कोई बात नहीं। लूजर्स आगे सबसे पहले एशियन पेंट्स 0.25%, सिप्ला करीब 1.5% नीचे था, महिंद्रा एंड महिंद्रा भी 1.5% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज करीब 1.25% नीचे था, श्रीराम फाइनेंस और टाइटन यहाँ पर भी हल्की सी आपको गिरावट दिखाई देगी। अब आते हैं गेनर्स में सबसे ऊपर जियो फाइनेंस 1.5%, बजाज फाइनेंस ये भी अच्छे गेंस के साथ, इटर्नल, बजाज ऑटो, ग्रासिम और रिलायंस, ये कुछ स्टॉक्स रहे जहाँ पर अच्छे मूव्स थे, लेकिन थोड़ी सी डिसअपॉइंटिंग क्लोज। फिर जी हाँ, इसे कह सकते हैं अनुज, सोमवार को संघर्ष रहा और देखते हैं मंगलवार को क्या होगा। और कल एक्सपायरी का दिन है, याद रखिएगा। और निफ्टी की तो स्टैट्स, सर्कमस्टेंसेस, ग्लोबल इंडिसेस और न्यूज़ को सब कुछ लेकर कल सुबह हाजिर रहेंगे आपके लिए। लेकिन अगर कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं आप और कोई भी इन्वेस्टमेंट से अगर आप देखें तो अच्छा नहीं है, डॉक्टर साहब कह रहे हैं नहीं है, ठीक है, तो कल मिलेंगे सुबह मुनाफे की तैयारी और मॉर्निंग कॉल। तब तक के लिए नमस्कार।